Okay. So yesterday we were studying about the causes of backwardness of Bihar, and we studied different points. What were the causes of the economic backwardness of Bihar? So now we will study how to remove this backwardness. What can be done to remove this backwardness or to develop Bihar? या कहे कि हाउ टू रिमूव द बैकवर्डनेस या हाउ टू व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिहार. सो लेट अस सी. रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द सॉल्यूशन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ बिहार. तो देखिए, एक लाइन में बहुत ही बढ़िया कहा दिया गया कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तेजी से आर्थिक विकास. जैसा कि भारत के केस में था, जब भारत आज़ाद हुआ था और यहाँ गरीबी थी, बीमारी थी, भूख थी लोगों के, तो हर प्रॉब्लम का समस्या थी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ लगाए गए, बहुत सारे डैम्स प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए, पीएसयूज इस्टेब्लिश किए गए. तो बिहार के केस में भी जो है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही सॉल्यूशन है इसके प्रॉब्लम्स का. तेज़ी से विकास किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए. और जो आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है बिहार में. टू एनहांस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बिहार इट इज़ नेसेसरी टू कर्ब इट्स बैकवर्डनेस. तो कहा जा रहा है कि अगर बिहार को आर्थिक विकास करना है, बढ़ाना है तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसका पिछड़ापन को दूर करना ज़रूरी है. अब पिछड़ापन से क्या सेंस है कि जो यहाँ जिस तरह का जो है, जैसे कि खेती बाड़ी है, तो उसमें जो पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पुराने तरीकों को बदलना. यानी हर चीज़ में जो पुराना तरीका चल रहा है, काम करने का पुराना तरीका, पुरानी सोच, उसको बदलना ज़रूरी है. द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ Abdul Kalam has rightly said, India cannot be developed without the development of Bihar. भारत जो है विकास नहीं कर सकता है जब तक कि बिहार विकास नहीं करता है. जब तक कि बिहार, मतलब क्या खासियत है? नहीं, खासियत की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ. वो गांधी की बात को उन्होंने थोड़ा सा वो करके मॉडिफाई करके बोला है. गांधी ने क्या कहा था कि समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसका जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, सबसे अंतिम व्यक्ति है, वो आगे नहीं बढ़े. तो इसी को उन्होंने यहाँ ये कर दिया कि इंडिया का विकास तब तक, क्योंकि बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में था उस समय, तो जब तक बिहार नहीं डेवलप होगा तब तक इंडिया नहीं डेवलप हो सकता है, ये कहने का अर्थ है. ठीक है. बिहार इज अ बिग स्टेट and progress in its development would ultimately lead to India's progress. बिहार एक बड़ा राज्य है और इसका अगर विकास होगा तो जो आगे चल के भारत का विकास करेगा. जो डेफिनेट बात है, बिहार का पॉपुलेशन जो है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो अगर बिहार का डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली वो इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा. द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिमूव द बैकवर्डनेस इन बिहार. और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. नंबर 1, पॉपुलेशन कंट्रोल. तो जैसा फर्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो उसी में सॉल्यूशन भी है कि अगर पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करते हैं तो हमारी बहुत सी समस्याएं कम हो जाती हैं. द पॉपुलेशन शुड बी केप्ट वेल अंडर कंट्रोल. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुड बी पुट इनटू प्रैक्टिस. For this, the people of Bihar, especially women, should be given education.
जनसंख्या को हमें कम करना होगा, कंट्रोल में रखना होगा, और उसके लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम जो हैं उनको ठीक से लागू करना होगा। और इसमें ज़्यादा हमें फ़ायदा तब होगा जब महिलाओं को पढ़ाया लिखा जाएगा, शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और सरकार कर भी रही है। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी देखिए रिजर्वेशन किया गया महिलाओं के लिए, और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में महिलाओं को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है कहीं ना कहीं। और ये यूपीएससी लेवल पर भी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर भी हो रहा है और स्टेट लेवल पर भी हो रहा है जो है। ठीक है, यूपीएससी का आप अगर देखेंगे नोटिफिकेशन, तो उसमें नीचे एक सेंटेंस लिखा रहता है कि द गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू क्रिएट अ बैलेंस्ड वर्क फोर्स, कि जिसमें महिलाओं की भी संख्या पर्याप्त हो, क्योंकि पहले तो ज़्यादा महिलाएं काम नहीं करती थी इस तरह के कामों में। तो उनका भी हर जगह देखिए, आप देख सकते हैं कि हर जगह गवर्नमेंट जॉब्स में या बहुत से ऐसे जॉब्स हैं जहां पहले महिलाओं को अलाउड नहीं था, उनको भी लड़कियों को अलाउ किया गया है, आर्म्ड फोर्सेस में और बहुत तरह के जॉब्स में। तो वीमेन शुड बी गिवन एजुकेशन, और दिया ही जा रहा है। बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें लड़कियों को पढ़ने के लिए उसमें काफ़ी सहायता दी जाती है, बहुत सारी स्कीम है। अब देखेंगे उसको आप आगे चल के, हम लोग गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं। तो बहुत सारी जो स्कीम्स हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनको शिक्षा के लिए या और तरह से मदद करने के लिए। सो दिस इज रिगार्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर महिला शिक्षित होगी तो वो अपने परिवार को कम से कम उसका प्लानिंग करेगी और परिवार का ठीक से देखरेख करेगी। नंबर 2 इज रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में तेजी से विकास। अब ये जो है रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर हम लोग लिखते तो हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर में बहुत तेज़ी से बदलाव नहीं होता है। एग्रीकल्चर जो है उसमें तेज़ी से बदलाव नहीं होता है। एग्रीकल्चर ऐसी चीज़ है कि जिसमें बहुत धीमा बदलाव होता है और ग्रोथ बहुत स्लो होता है, बहुत फास्ट नहीं होता है। लेकिन ठीक है, जो भी कर सकते हैं। तो बिहार इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट। हम जानते हैं बिहार जो है मुख्यतः एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है राज्य। सो न्यू टेक्निक्स एंड मशीन्स शुड बी यूज्ड। तो नए तरीके, नए तरह के मशीन, ये सब का इस्तेमाल होना चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स शुड बी यूज्ड सो दैट देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अच्छे अच्छे जो है क्वालिटी के खाद है, बीज है, इन सब का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। दिस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन बिहार वुड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कहा जा रहा है अगर बिहार का एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो अपने आप इसकी इकोनॉमी भी डेवलप हो जाएगी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ये सब देखिए जो नोट्स, ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में बनाए गए हैं, क्योंकि एक स्टडी मटेरियल की तरह है। लेकिन इसमें आपको अपना करंट का अनुभव या जो हम बताते हैं प्रैक्टिकल का, उन चीज़ों को जोड़ना है। जैसे देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, तो उसमें वो पॉइंट सही है, लेकिन उसमें जो मैटर आप लिखेंगे उसमें कई चीज़ें हम लोग को अपनी समझ, अपने अनुभव से जोड़ना है हर पॉइंट में। क्योंकि ये इस तरह का है बना हुआ कि वो बस यही लोग बोलते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, समझ रहे हैं, यही पॉइंट लोग रट के लिखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। हमें खाली आंसर एग्जाम में नहीं लिखना है, ये कल को सरकार को करना है इस चीज़ को, और उसके लिए सही सोच होनी चाहिए अधिकारियों की, आपकी, और प्रैक्टिकल सोच होनी चाहिए। तो जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल है,
तो पॉपुलेशन कंट्रोल में जो है कहीं ना कहीं एक जैसे सेक्स एजुकेशन ऐड होना चाहिए। तो इसमें हमें ऐड करना है कि देयर शुड बी सेक्स एजुकेशन की अवेयरनेस होना चाहिए। होता क्या है कि एक तो जो सिलेबस में है उसको भी नहीं पढ़ाते हैं टीचर्स, जैसा हमने डिस्कस किया था पहले एक बार कि जो भी चैप्टर्स हैं रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन उसको अवॉइड करते हैं या ठीक से बताते नहीं हैं, और स्टूडेंट्स में अवेयरनेस नहीं होता है कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस में बी। तो उसका प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो हमारा प्रेगनेंसीज होती हैं दे आर अनवांटेड, दे आर अनवांटेड बाय मिस्टेक। तो पीपल डोंट नो द प्रॉपर मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो एजुकेशन शुड बी गिवन दैट वी कॉल एज सेक्स एजुकेशन टू ऑल, कि व्हाट आर द, और फैमिली प्लानिंग का अवेयरनेस जो है तो बहुत ही ये चीज़ है कि हमने काफ़ी चीज़ पर जब साइंस आपको बता रहे थे डिस्कस किया है कि टीचर्स का फोकस ही नहीं होता है पढ़ाने पर, इन चीज़ों को ठीक से बताने पर, तो अवेयरनेस नहीं हो पाती है स्टूडेंट्स के बीच में। वही स्टूडेंट जो कल को बड़े होकर एडल्ट होंगे, तो सही जानकारी होना पॉपुलेशन कंट्रोल में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकती है। इफ़ पीपल बिकम सेंसिबल कि वेदर दे वांट अ चाइल्ड और नॉट, तो इससे हम पॉपुलेशन को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके लिए उनको जो है, देखिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, गवर्नमेंट अवेलेबल भी करा रही है, लेकिन जानकारी ही नहीं है लोगों में, उस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं या ये चीज़ है हमारे लिए अवेलेबल है। देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन समझते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, प्रिवेंटिंग कंसेप्शन। तो लोगों को जानकारी नहीं है कि व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट टेक्निक्स आर अवेलेबल, so they should be educated about this and right at the school level। तो ये एजुकेशनल एक पॉइंट इसमें हमें जैसे फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्रोल में ऐड करना है। खाली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो होता क्या है कि देखिए जब वो सीख सकता है तब तो उसको सिखाया नहीं जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है बच्चा जो है तो फिर उसको ये सब बताने का कोई मतलब होता नहीं, बिकॉज हिज माइंड इज ऑलरेडी मेड अप, उसका दिमाग सेट हो चुका है। तो राइट एट द लर्निंग स्टेज, सी वी वर टॉट, हमारे टीचरों ने बताया सिखाया, क्योंकि जब आप एक स्टडिंग एज पढ़ने लिखने वाले उम्र में होते हैं तो उस समय कोई भी बात बड़ी आसानी से दिमाग में चली जाती है। लेकिन एक बार आदमी एडल्ट हो जाए, बड़ा हो जाए, उसके बाद चीज़ें बदलना उसकी आदत बन जाती है। तो इट शुड बी इंक्लूडेड इन द एजुकेशन एट द स्कूल लेवल इटसेल्फ, और टीचर्स को उसके लिए ओरिएंटेशन करना चाहिए। देखिए आज जो है एक तरह का एजुकेशन में क्रांति आ रही है, के पाठक जो कर रहे हैं वो एक तरह की क्रांति है, काफ़ी चेंज हो रहा है शिक्षा विभाग में। एटीट्यूड है, चाहे अधिकारियों का एटीट्यूड है, टीचर्स का एटीट्यूड है, स्टूडेंट्स का एटीट्यूड है, तो इसी में इन चीज़ों को भी शामिल कर देना चाहिए। तो अभी का प्रयास ये जो है बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें इन चीज़ों को भी शामिल कर दिया जाए, और कोशिश हो रहा है। बाकी क्या कहें, लोगों का अपना एक नज़रिया भी है। तो एजुकेशन जो है बहुत सारे समस्याओं का हल है, राइट एजुकेशन। और अभी कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं
के पाठक, बहुत ही तारीफ के जो है लायक है, हकदार है। सो इन चीज़ों को हम लोग जो है आप पॉपुलेशन कंट्रोल या कोई में जोड़ेंगे, जो मैं बता रहा हूँ करंट से आपका जोड़ के। देन उसी तरह है रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का भी रैपिड ग्रोथ कैसे होगा? जो किसान अपना कर रहा है उसको आप कहिएगा वो नहीं बदल सकता है, मैं बता रहा हूं इट इज इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल। जो किसान खेती बाड़ी कर रहा है उसको आप कहिएगा कि नया तरीके से तुम ऐसे करो वैसे करो, वो नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता है, बिकॉज हिज हैबिट्स आर सेट, उसका तरीका सेट हो चुका है कामकाज करने का। तो ये बातें बेवकूफ़ी है बताना कि नए तरीकों का इस्तेमाल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इट शुड बी इंक्लूडेड राइट एट द स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पर वोकेशनल एजुकेशन का प्रोविजन है, कामकाज से जुड़ा हुआ एजुकेशन का प्रोविजन है स्कूल लेवल पर ही देने का, और उसमें वहां पर जो है बच्चों के दिमाग में नई नई बातें डालनी चाहिए, तो वो सीख सकते हैं और उसको अपना सकते हैं आगे चल। तो हमें जो है हर चीज को एजुकेशन के ही लेवल पर डील करना होगा। जैसे एग्रीकल्चर का हम ग्रोथ करना चाहते हैं, अब जो किसान खेती कर रहा है उसको हम जाके कहेंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये नया बीज, वो कुछ नहीं लेगा। आप मेरी बात मान लीजिए, आप उसको कहिएगा ये बीज ले लो, बोला नहीं हम जो बीज लेते हैं वही लेंगे। हम क्यों लें? तुम्हारा बीज उगेगा नहीं, घाटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमको पता है। ही विल नॉट एक्सेप्ट, दिस इज द फैक्ट। तो ये लिखने में बड़ी अच्छी लगती हैं बातें कि अच्छे क्वालिटी के बीज यूज करने चाहिए, अच्छा खाद यूज करना चाहिए, ये यूज करना चाहिए, लेकिन किसान नहीं करता है, इसलिए कि जो उसको अपना दिमाग में है, जो उसको अपने आसपास के लोगों से जो समझ में आता है, पता वो वही करेगा। तो बिकॉज ही इज द मोस्ट इलिटरेट पर्सन। मैंने आपको बोला कि खेतीबाड़ी कौन करता है? जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता है, कोई काम और दूसरा नहीं सीखा होता है, वो खेतीबाड़ी में लग जाता है। और उसको आप कहिएगा, बताइएगा, सिखाइएगा तो नहीं होगा। उसके लिए आपको जब वो पढ़ लिख रहा था या सीखने की उम्र में था उस समय सिखलाना होता है, उस समय सिखाइए नए नए तरीकों के बारे में, तब देखिए उसके दिमाग में वो अट जाएगा और उसको हो सकता है आगे चल के वो करे, अपनाए। तो रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल है बाई, जो मैंने बताया कि कम एज से ही अगर बच्चों को सिखाया जाए एग्रीकल्चर के बारे में। अभी देखिए, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई एक ऑनलाइन है एजुकेटर जो कि फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड जो है बातें बताते रहते हैं, और कैसे पैसों को मतलब इन्वेस्ट करना है वगैरह, ये सब बता रहे थे। ही वॉज एजुकेटिंग अबाउट हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड, तो मैं देख रहा था। तो उसमें वो एक बात बोलते हैं जो कि मुझे सही लगी, बाकी उनका वीडियो तो मुझे बहुत ये काम का नहीं लगा, लेकिन जो एक बात बोला वो काम का लगा कि हम जब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, धीरे धीरे बच्चे से बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई होती, तो हमें क्या है, स्कूल भेज दिया जाता है, और स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए बहुत सिखाया जाता है। हाँ पढ़िए लिखिए, अच्छे मार्क्स करिए आगे चल के, और अच्छा नौकरी करिए, जो भी है ये सब हमें करवाया जाता है, स्कूल भेज दिया जाता है, और गार्जियन का फोकस होता है कि भाई पढ़ो लिखो, या जो भी कुछ सीखना है, खेलो कूदो, जो भी है। लेकिन हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मैनेज मनी, ठीक है। जैसे वो एग्जाम्पल दे रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। बोले कि जैसे मान लीजिए कि आज कोई आदमी 10,000 खरीदता है। बोला, हाँ उसकी बात जो थी, कहने का मतलब था, बोला कि आदमी कितना ही पैसा कमाता है लेकिन वो कर्ज के चक्कर में फंसा रहता है।
हर कोई कर्ज के चक्कर में फंसा हुआ है, चाहे वो 5,000 कमा रहा हो, चाहे वो 5 करोड़ कमा रहा हो, चाहे वो 5,000 कमा रहा हो महीने का, चाहे 5 करोड़ कमा रहा हो महीने का। बोला कारण क्या है? हम पढ़ लिख तो लेते हैं, अच्छी नौकरी में भी चले जाते हैं, लेकिन पैसों का क्या, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, पैसों को कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये नहीं सिखाया जाता है। तो हम अगर 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं महीना में, तो हम अपने लिए कोई साइकिल वगैरह खरीद लेते हैं। हम 50,000 महीना में कमा रहे हैं तो हम बाइक खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारी सोच इसी तरह से। फिर अगर हमारा प्रमोशन हो गया, हम लाख रुपया कमाने लगते हैं, 5 लाख कमाने लगते हैं, तो हम कार खरीद लेते हैं। फिर मान लिया हो सकता है 5 करोड़ कमा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, और महंगी कारें खरीद लेंगे, जो करोड़ों की कारें होती हैं। बोला खर्च करने का इस तरह का कुछ है कि, और वो ईएमआई के चक्कर में पड़ा रहेगा। बोले हमारा इनकम होगा 10,000, हम खर्च कर देंगे 20,000 30,000 महीने का। तो पैसे को कहने का मतलब है कि किस तरह से यूज करना है लाइफ में, या कैसे पैसे कमाने हैं, ये नहीं न गार्जियन सिखलाता है और न कोई। जो बहुत समझदार गार्जियन होते हैं, कुछ लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक अकाउंट जाके खुलवा देते हैं बच्चे का। हाँ भाई बचत करना सीखो, अकाउंट तुम्हारा खुलवा दे रहा है। जैसे हमारे भी गार्जियन ने एक अकाउंट खुलवा दिया था कि हाँ, या हम लोग को कहते थे तो हम लोग गुल्लक वगैरह में पैसा बचा के रखना वो करते थे। तो हाँ, थोड़ा बचत करना जो है हम लोग जरूर सीखे थे कि कैसे सेविंग किया जाता है, उसको अपना जो भी हमारा पॉकेट खर्च है तो उससे कुछ बचा के रखें। और कई गार्जियन को मैंने देखा कि करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि लो भाई डेली 1 रुपया कम से कम अपना बचाओ, गुल्लक में रखो बचा के। तो बचत करने की जो है वो डालते हैं। लेकिन हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मैनेज, हाउ टू स्पेंड योर मनी, जो आप कमा रहे हैं उसको कैसे खर्च करना है, ये भी एक बड़ी कला है कि जो आप कमा रहे हैं उसको कैसे खर्च करना है। जैसे क्या है कि हम, वो जो कहना चाह रहे थे कि हम लोग दिखावा में बहुत खर्च करते हैं, हम दिखावे में बहुत खर्च करते हैं। इनकम है तो हम सोचते हैं ये खरीद लें, ये खरीद लें, ये खरीद लें, और वो हम अपने ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट करते चले जाते हैं। आगे चल के हमारे पास पैसा नहीं बचा रहता है कुछ, और उस समय हम, तो इस कारण हम लोन ले लेते हैं कई तरह का। बोले हर कोई लोन में फंसा हुआ है, चाहे वो छोटा है, कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, या बिजनेसमैन है, या बड़ा बिजनेसमैन है, हर कोई लोन के चक्कर में फंसा हुआ है, क्योंकि उसको आदत है। तो कैसे पैसा जो हमारा इनकम है, या पैसा कैसे उसको यूज करना है, कितना खर्च करना चाहिए, किस तरह किन चीजों पर कितना खर्च करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और मेरे साथ भी ये सही बात है, मैं मतलब दिस इज ट्रू विथ मी ऑल्सो। जो सबके साथ सही है वो मेरे साथ भी सही, कि आई डिडंट नो देन आई रियलाइज्ड कि यस। तो हम क्या है कि खर्च करने का सही तरीका नहीं जानते हैं लोग, ज्यादातर लोग जो है, कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है उसको भी हम कैसे इस्तेमाल, अगर हमारी कुछ इनकम है तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, या हम कैसे कमाई करें। तो कमाने के तो सब चीज पड़ा हुआ है। देखिए जैसे कि एक दिन जो है एक ये आ रहा था, ये शो आता है क्या, कपिल शर्मा का जो शो आता है, हाँ सोनी पे आता है सब। हाँ,
तो उस पर नेहा कक्कड़ आई हुई थी, नेहा कक्कड़। तो कपिल शर्मा ने उनसे कहा कि अरे भाई आप तो बहुत पैसा लेती हैं, आप एक गाने का इतना पैसा लेती हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हैं, और आपको लगता है कि इस देश में इतना गरीबी है और उसमें आप इतना पैसा मांगती हैं। तो उसने भी कह दिया कि तुम कौन सा कम पैसा लेते हो। हाँ, लेकिन नेहा कक्कड़ ने एक अच्छी बात कही वहां पर, जिस पर बहस हो गया था कपिल शर्मा से। अभी का बात है, हाँ, इधर ही का बात है। मतलब अभी नेहा कक्कड़ के बारे में बात कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। तो नेहा कक्कड़ ने कहा कि देखिए, अमीर होना या गरीब होना आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है। आदमी का अपना चॉइस होता है कि वो गरीब रहना चाहता है कि अमीर होना चाहता है। तो इस पर कपिल शर्मा उसको उखड़ गया, बोला कि अरे आप ऐसा कैसे बात करती हैं, जो अमीर कोई गरीब कोई शौक से रहना चाहेगा क्या, या अमीर कोई नहीं रहना होना चाहेगा, या आप तो क्या बात। कपिल शर्मा उसके बाद को समझ ही नहीं पाया, हाँ हाँ वो समझ ही नहीं पाया हाँ एक्चुअली। सब कुछ इंसान के खुद के हाथ में रहता है। हाँ। तो उसने कहा यही बात कि देखिए, उसने कहा कि जैसे कि उसने ऑनलाइन एक एग्जाम्पल भी दिया कि बोलिए अभी एक जो है, मुझे जैसे कि एक नया जानकारी मिला है किसी वेबसाइट के बारे में, उसने शेयर किया। उस वेबसाइट पर आपको एक बार खाली जो है कुछ पैसा 25-26 हज़ार, बोली कि मुझे जैसे कि मुझे जानकारी हुआ, किसी ने बताया, तो मैंने उसमें 26,000 रुपया डाल दिया। बोली कि कुछ ही दिन के अंदर वो लाखों रुपया हो गया, और मुझे लगातार उससे जो है पैसा, मतलब बहुत तेजी से उससे मेरा इनकम हो रहा है। ठीक है। तो बोली कि वो 26,000 रुपये जिस समय बोला कि उस समय मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्रेडिट कार्ड से लेके डाल दिया उसमें, या कहीं से डाल दिया, जो भी है, मैंने 26,000 रुपये मैंने डाल दिया। उसमें था कि आपको इतना तेजी से इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उसमें कुछ दिनों के बाद इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और हुआ। तो उसने जो है, कपिल शर्मा ने थोड़ा उसका मजाक वगैरह उड़ा दिया था। होता है कि जैसे कई बार कोई बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो हम भी मान लीजिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है, बर्दाश्त नहीं होता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो लेकिन उसने जो यही कहा बात, जो सही कहा, कि मैंने आपको बताया कि आंखें खोलने की ज़रूरत है। हम हर कुछ, आपने कहा जैसे आप भी समझे कि आदमी के हाथ में है कि वो क्या करना चाहता है। अगर पैसे कमाने हैं तो उसके लिए कुछ रिस्क भी लेना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट भी सहना पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। लेकिन आदमी नहीं करना चाहता है, आदमी कष्ट नहीं उठाना चाहता है, आदमी संघर्ष नहीं करना चाहता है। तो जिस हाल में है उसी हाल में रहता है। और जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो व्यक्ति कुछ काम करता है, सोचता है उसके लिए, आगे उसके लिए मेहनत करता है, तो वो देखिए आप कितने, मतलब आप सब जान ही रहे हैं कि कहां से कहां आदमी वो हो जाता है। दिल्ली में एक आदमी जो है, मल्होत्रा नाम था, पकड़ा गया था। हम लोग के बगल में ही रहता था, मतलब समझिए कि रोज मेरा उसके घर के बगल से आना जाना होता था। उसके घर के आगे 50 गाड़ियां उसकी महंगी महंगी खड़ी रहती थी, मतलब 50 के 100 गाड़ियां होंगी, समझ लीजिए, महंगी महंगी कारें वो खड़ी रहती थी। और उसका घर भी था, मतलब किला जैसा, थोड़ा दम बंद रखता था, और सिक्योरिटी वगैरह बहुत और पूरा मार्केट वहाँ का उसी का था, बहुत सारा चीज़, बहुत प्रॉपर्टी था उसका। तो उस समय शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो उसका किसी तरह हुआ, पकड़ा गया। पता चला कि दिल्ली में उसके पास 5,000 प्लॉट है। दिल्ली में उसके नाम से 5,000 प्लॉट जमीनें की थी। सोचिए कितना उसके पास पैसा था। और ये कारें जो उसकी खड़ी रहती थी घर के आगे, ये उसमें कभी उसको हम चढ़ते हुए नहीं देखे, बहुत ज़्यादा इधर उधर आता जाता भी नहीं था कहीं। उनको वो खाली अपने दोस्तों वगैरह के यूज़ के लिए, या जो भी उसके, मतलब जो भी होते थे उसके साथी, उनको सप्लाई, या नेता मंत्री लोग को देता था, घूमने फिरने के लिए सप्लाई करता था, और वहाँ खड़ी रहती थी।
हम लोग मतलब वहीं से बगल में ही रहता था, मैं समझिए उसके घर के पीछे ही रहता था, ठीक। तो आना जाता जब भी होता देखते थे इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं लाइन से, 50 60 70 गाड़ियां खड़ी हैं, महंगी महंगी कारें सब, ठीक घर के सामने। तो पकड़ा गया, फिर पता चला कि भाई पकड़ा जाएगा, जेल में रहेगा तो सरकार गिर जाएगी, इतना वो पावरफुल आदमी है। फिर उसको कुछ दिन में छूट बेल मिल गया था, छूट गया था। तो बेल मिला था, घर आया था तो मतलब पटाखे फोड़े थे उसके लोगों ने, 1 घंटा तक लगता है कि बजते रहा था लड़ी, इतना बड़ा लड़ी जलाया था। तो उसके बारे में जब हम जाने, पता किए कि भाई कौन था आदमी, ये कौन है, क्योंकि उसके बारे में कोई जानता नहीं था ज़्यादा, समझ गए। हम लोग जितने लोग भी रहते थे बस इतना जानते थे कि हाँ भाई बड़ा 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 आदमी है और बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी ज़्यादा लोग उसके बारे में जानता नहीं। जब मैंने पता किया तो पता चला कि जानते हैं, उसने अपने ज़्यादा साल नहीं हुए थे उसको पैसे, उसने ठेले लगा के छोले का ठेला लगाता था। वो आदमी खुद 20 25 साल पहले तक छोले का ठेला लगाया करता था, और वो छोले का ठेला लगाता था और वो खड़ा होता था जहाँ पर इस ये रोड है, वहाँ सिविल लाइन्स रोड है, वो विधानसभा रोड जाती है, वहीं पर वो छोले का ठेला लगाता था, छोला बेचता करता था। और छोला का ठेला से वो यहाँ पहुँचाया था, जहाँ बताया आपके पास कि दिल्ली में उसके नाम 5000 प्लॉट था, सोच लीजिए, और इतनी गाड़ियाँ, इतना सब कुछ। रोड पे ना वेंडर के तरह जो रोड पे लगाते हाँ हैं, हाँ, यस। तो तो उससे कैसे हो गया? हाँ, धीरे धीरे उसने क्या किया कि छोले का ठेला लगाता था, तो उसकी जो वहाँ लोग आते जाते थे उनसे धीरे धीरे परिचय होता गया उसका। और वहाँ पर मैंने कहा विधानसभा है या ऑफिसर, सिविल लाइन से ऑफिसर्स सबका ऑफिस है बड़ा बड़ा सबका। धीरे धीरे उसने फिर क्या किया, उसने जो वहाँ पर जो है ये विधानसभा है, तो वहाँ पर वो लोगों से कुछ जान पहचान कर लिया, करते करते उसने अंदर कैंटीन का पहले ठेका लिया विधानसभा में, छोले से आगे बढ़े वहाँ कैंटीन चलाता था, और वहाँ से धीरे धीरे उसकी साठगांठ हो गई सब विधायक लोग से, और विधायक लोग से साठगांठ करके उसने बहुत सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दिया, और ज़मीन जैसे तैसे खरीदना शुरू कर दिया, और वहाँ से ज़मीन खरीदता गया, खरीदता गया, खरीदता करते करते जो है, और इतना बड़ा आदमी बन गया था। मतलब बड़ा आदमी कहने का सेंस पैसे के सेंस में। तो बहुत ज़्यादा उसने, ऐसा नहीं था कि पीढ़ी दर पीढ़ी का बात हो, बस अपने हार्डली 25 30 साल का बात होगा, 20 25 साल का, उतने में समझिए कि वो एक ठेले से आज कहाँ आ गया था। तो वो भी तो एक आदमी ही था ना, वो कोई अलग कोई पैदा तो नहीं हुआ था। मैं एक आपको बस बता रहा हूँ, ये तो एक मतलब बहुत ये हो गया, लेकिन कहने का मतलब हम अपने लाइफ में देखते हैं कि आदमी संघर्ष करके एक साधारण परिस्थिति से बहुत अच्छे कंडीशन में पहुंच जाता है। एक स्टूडेंट को ही देख लीजिए कि जैसे मैं बताया, एक लड़का जो आईएएस में सक्सेसफुल हुआ, उनसे मैंने पूछा कि भाई कैसा लग रहा है आपको सर्विस में आके, यहीं पटना में पोस्टेड थे। तो बोले कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, कल तक जिन सड़कों पर हम चप्पल पहन के खाली घूमते रहते थे और कोई हमें जानता नहीं था, रिक्शा वाला भी ध्यान नहीं देता था, वहाँ आज हम लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते हैं, आगे पीछे गाड़ियाँ रहती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो उस स्टूडेंट ने कैसे, वो खाली अपनी मेहनत से बन गया, और ज़्यादा कुछ नहीं, 2 3 साल 1 2 साल की पढ़ाई में अच्छे से किया, अपना सेलेक्ट हो गया। कल तक उसको कोई जानता, साधारण परिवार से, बिल्कुल साधारण व्यक्ति था। मतलब ऐसा लड़का तो मैंने वैसा लड़का देखा नहीं कि उसके रूम में बच्चे कहते थे कि सर किताबें ही नहीं रहती हैं, उसके एक भी उनके रूम में किताब नहीं, बस दृष्टि में विकास जिसे पढ़ते थे उनका थोड़ा 1 2 कॉपी होती थी, जो वो जाता था वहाँ पढ़ के अपना नोट्स करके लाते थे, बस। तो 1 2 कॉपी बस नज़र आती थी पूरे। और
एक अटेम्प्ट में उसका क्या हुआ कि जो है एक बार फर्स्ट टाइम दिया था तो जो है नहीं हुआ था फाइनल सिलेक्शन, इंटरव्यू दिया था तो हमसे पूछा था कि क्या सब्जेक्ट का क्या करें, इसमें मेरा नंबर कम आ रहा है। तो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट चेंज कर लो, शायद ज्योग्राफी लिया था बाद में या क्या लिया था, एक सब्जेक्ट चेंज करके और फिर किया और अगले साल उसका सिलेक्शन हो गया और यहाँ IRS में पोस्टिंग हो गया था इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में। तो बहुत सिंपल आदमी, बहुत साधारण, एक शब्द अंग्रेजी का नहीं बोल पाता था, हिंदी मीडियम का। लेकिन हाँ, उससे इंटरव्यू में उसका ये हुआ था, इंटरव्यू में उससे पूछा कि हम अंग्रेजी में आपसे सवाल पूछें, तो बोले कि सर पूछिए, हम कोशिश करेंगे जितना समझ में आएगा या जितना बता पाएंगे जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जो है उसने जवाब दिया था। ये बात इंटरव्यूअर को बहुत पसंद आई थी और उसने बहुत अच्छा मार्क्स दिया था इंटरव्यू, और जिसके कारण उनका अच्छा सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसा नहीं, वो आदमी सोचिए कि वो बहुत ही साधारण बिहार का लड़का था जिसको अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन हाँ उसने ये नहीं, उसने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, आप पूछिए जितना मैं। ये इंटरव्यू में एक्चुअली होता क्या है, आपको मतलब दिमाग का टेस्ट है कि क्या चीज का टेस्ट, बात को समझ में नहीं आया। इंटरव्यू इंटरव्यू मतलब कि दिमाग का टेस्ट लेता है कि इंसान का टेस्ट लेता है? देखिए इंटरव्यू जो है, देखिए इंटरव्यू नहीं, पहली बात जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, पूरा एग्ज़ाम जो है ये आपके दिमाग का टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, ये जान लीजिए। बहुत लोग इस तरह का बात बताते हैं जो, देखिए मैंने बोला ना, समाज में अफवाह ज़्यादा फैली हुई है, सही बात कम फैली हुई है, गलत बात ज़्यादा फैली हुई है। लोग विश्वास कर देता है। हाँ, जो बहुत तेज होता है पढ़ाई में कहा जाता है उसको, अरे भाई UPSC करेगा, ये करेगा, हाँ तुम UPSC, अरे ये सब कुछ नहीं है। कोई तेज हो या कोई धीमा हो पढ़ाई में या कोई बिल्कुल बेवकूफ़ हो, कोई उससे लेना देना नहीं है। UPSC में या BPSC में, सिविल सर्विसेज में ये देखा जाता है कि आप जो है, पहली बात उसमें जो जांच किया जाता है एग्ज़ाम के माध्यम से कि जो आपने शिक्षा ली है वो ठीक से उसको पढ़े हैं कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप सिविल सर्विस में जाने लायक एक सोच रखते हैं कि नहीं, आपकी सोच एक क्योंकि सिविल सर्वेंट जो होता है या सिविल सर्विस गवर्नमेंट का टॉप जॉब होता है, गवर्नमेंट के सेक्टर में यही टॉप जॉब है, इससे ऊंचा कौन सा, इससे बड़ा कौन सा जॉब है। तो आप ऐसे पोस्ट पर जाने लायक, आप उस वैसी सोच आपके अंदर है कि नहीं। और इस जॉब में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, तो आप हार्ड वर्किंग हैं कि नहीं, और आप स्मार्ट हैं कि नहीं। दिमाग का जो आपने बात बोला, तो दिमाग में मैं यहाँ कहूँगा कि स्मार्टनेस है कि, मतलब समझदारी आपके अंदर है कि नहीं, चतुराई है कि नहीं आपके अंदर। अब चतुराई का मतलब क्या है कि अब मुझे कोई काम 10 रुपये खर्च करके हो सकता है और कोई काम 50 रुपये खर्च करके हो सकता है। तो चतुराई कहेंगे कि जो 10 रुपये खर्च करके वो काम कर लेगा उसको हम कहेंगे कि उसकी समझदारी है, चतुराई है, कि हम 50 रुपये खर्च करके काम करें। तो कोई काम कितने अच्छे तरीके से हो सकता है, इस तरह की चतुराई की ज़रूरत होती है, इस तरह की समझदारी की ज़रूरत होती है। तो ये एक चीज़ है जो जो दिमाग का आपने बात कहा, बस ये मैं मानता हूँ कि समझदारी होनी चाहिए, ये कि हाँ हम मतलब कोई भी चीज़ बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि नहीं, तो ये देखा जाता है। तो हार्ड वर्किंग उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आप हार्ड वर्किंग हैं कि नहीं, क्योंकि मेहनत करने वाला ये नौकरी है और इस नौकरी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
तो आप मेहनत करने के आपको आदत है कि नहीं, आप मेहनती हैं कि नहीं, आप लगातार काम कर सकते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वालिटी होता है जो चेक किया जाता है। आपको समझदारी कम भी होगा, चतुराई कम भी होगा, तो भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाँ, आपको हो सकता है कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिले, पुलिस नहीं मिले, लेकिन बहुत तरह के इसमें सर्विस हैं, 20-25 सर्विस होता है कम से कम, तो कोई ना कोई सर्विस मिल जाएगा आपको। हाँ, जितना समझदार होंगे, जितना चतुराई होगा, तो वैसे आप टॉप रैंक की तरफ, हायर सर्विस की तरफ आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो क्वालिटी होता है कि हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, डेडिकेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन, कि नहीं करना है तो करना है, किसी भी तरह करना है, और उसके प्रति हम लगे हुए भी नहीं कि खाली सोचते हैं। डेडिकेशन मतलब क्या, वही नहीं खाली सोच के फिर अपना, हाँ बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है, और उसके बाद कोई बोला अरे चलो यार फिल्म देख के आते हैं, चलो चलो फिल्म देख के आते हैं। अरे भाई, तो फिल्म देखोगे तो पढ़ोगे कब? तो अगर करना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करना है अगर उसके लिए, तो बाकी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना होगा, भूलना होगा, छोड़ना होगा। तो ये चीज़ जो है देखी जाती बहुत, मतलब हम भी क्या बोले, जब हम थे हमको भी बहुत इस तरह से हम मिसगाइड ही हुए, और कोई गाइड नहीं किया हमें, तो क्या क्या बहुत इतना, मतलब हर जगह मिसगाइडेंस है, हर जगह, चाहे आप पटना रहिए, दिल्ली रहिए, कहीं रहिए, कोई सही बात न बताता है न जानता है। जानने वाले भी एक तो कम है, जानेगा तब तो बताएगा, और दूसरा ये है कि जो जितना कम जानता है उतना ही बोलता है, जो जितना कम जानेगा बोलेगा उतना ही, खाली उल्टा सीधा बात, गलत बात फैलाते रहेगा। और जो जानता है, जिसको अनुभव, वो कम बोलता है, बोलेगा क्या हम बोलते रहेंगे अननेसेसरी, नहीं बोलेगा। एक इसको कहावत है, थोथा चना बाजे घना, एक ये राजस्थानी में है, थोथा चना बाजे घना। तो वो कहावत मतलब इस तरह से कि जैसे हम चना को जब भूनते हैं, चना को भुना जाता है ना, मिट्टी उसमें जो है बर्तन में भुना जाता है, तो वो जितना खोखला चना होता है वो भुनने में आवाज़ ज़्यादा करता है, उसकी आवाज़ ज़्यादा पैदा होती है भुनिएगा तो तो उसी पर कहावत है कि थोथा चना बाजे घड़ा। लेकिन उसका कहने का मतलब है कि जिसको जितनी कम जानकारी होती है उतना ही वो बोलता है बढ़ बढ़ के, जिसको हिंदी में कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। जितना बर्तन में कम पानी होगा वो चलने में उतना ही ज़्यादा छलकता है, जो भरा हुआ रहेगा वो ज़्यादा छलकेगा नहीं, आपको वो बैलेंस रहता है। तो हिंदी में उसको ये कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो यही होता है कि जो लोग कम जानते हैं, जो सही बात नहीं जानते हैं, वो लोग तो चिल्ला चिल्ला के सब जगह, हर जगह जहाँ मौका मिलेगा बोलते रहेंगे, और जो सही बात जानते हैं वो लोग बोलते नहीं हैं। आप पूछिएगा भी तो जल्दी बताएगा नहीं। हम तो बहुत लोगों से पूछते थे लेकिन कोई बताता नहीं था, और नहीं बताता था, कुछ जानकारी भी नहीं होगी, और कुछ जो है एक इससे भी नहीं बताते हैं लोग कि अरे ये भी जान जाएगा, है ना। तो हमने फेस किया है स्टूडेंट लाइफ में। और टीचर्स तो कुछ नहीं बताते हैं, टीचर्स तो कुछ नहीं बताते हैं। तो दिल्ली वगैरह में ये हाल है, लोग सोचते हैं पटना दिल्ली चले जाएं तो दिल्ली का स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाएगा। दिल्ली तो और यहाँ से भी ज़्यादा हुए है, यहाँ से भी ज़्यादा ठगी है वहाँ। लोगों को लगता है कि दिल्ली चले जाएंगे तो स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाएगा और अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। दिस इज ये भी कहे ना, बड़ा मिसकंसेप्शन है। यहाँ तो कम ठगी है, दिल्ली में तो यहाँ से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठगी है। खैर, तो ये था कहना मेरा कि चीज़ें हैं हमारे आसपास लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट लगाना होगा, हमें प्रैक्टिस करना होगा, वर्क करना होगा।
संघर्ष करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। तो हर स्टूडेंट बन सकता है आईएएस, लेकिन वो स्टूडेंट का चॉइस होता है कि वो क्या करता है, उसको आराम करना है उस समय, या उसको उस समय मेहनत करके थोड़ा कष्ट करके पढ़ लेना है। तो जो मेहनत करके पढ़ लेता है वो कुछ अच्छी नौकरी में चला जाता है, अच्छा पोस्ट पा जाता है। और जो वहाँ देखिए होता क्या है, हम रियलाइज़ किए कॉलेज में जो लोग फेल होते हैं वो एक्चुअली पास करने वालों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें समझदारी नहीं होती है। पहले पढ़ेंगे नहीं, फेल हो जाएंगे, फिर दोबारा मेहनत करेंगे, तिबारा मेहनत करेंगे, तब जाके पास होंगे। इफेक्टिवली पास होने वाले से ज़्यादा मेहनत उसको करना पड़ता है, लेकिन चूंकि वो पहले उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ हमें मेहनत करना है। और जो एक्सेप्ट कर लेता है कि अरे भाई, जैसे हम लोग एक समय था रियलाइज़ की लाइफ में कि अरे भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो पास ही होने वाला मेहनत करो ना, कि फेल हो के फिर लगातार फिर पास नहीं हो रहे हैं तो फिर मेहनत कर रहे हैं, फिर मेहनत, उससे अच्छा एक ही बार बढ़िया से मेहनत करो और पास करो। क्योंकि फेल, फिर हम लोग क्या कहते थे आगे चल के कि फेल होना बड़ा मुश्किल है, कैसे लोग फेल हो जाता है। हम लोग कहते थे कि फेल होना बड़ा मुश्किल है, कैसे लोग फेल हो जाते हैं। मतलब हम तब की बात कर रहे हैं जब हम लोग कॉलेज में जो है मात्र 15% ही पास होते थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, 85% फेल होते थे लोग। ये हम लोग के समय का रिकॉर्ड था। इतनी टाइट उस समय इवेल्युएशन होता था, एग्जामिनेशन स्कीम जो था इतना हम लोग का टाइट था कि मात्र 15% बच्चे ही हमारे कॉलेज के पास होते थे फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर वो सप्लीमेंट्री दे दे के पास होते थे। और एक पेपर हमने ही तीसरी बार में पास किया, और जब तीसरी बार में पास किया तो वो पास होने वाले में हम ही थे, बाकी मतलब जो ब्रांच का 85% था वो फिर फेल था, एकमात्र हम पास हुए थे थर्ड अटेम्प्ट में। तब वो लोग 5वें बार में पास हुए कि 7वें बार में पास हुए मुझे नहीं पता, लेकिन तीसरे बार में मैं अकेला पास हुआ था। जितने लोग फेल हुए थे उनमें बात कर रहा हूँ, कुछ लोग उसको 6-7 लोग पास कर गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो ऐसा ऐसा हम लोग को पेपर होता था इंजीनियरिंग कॉलेज में कि मतलब सारा ब्रांच फेल हो जाता था, एक दो लोग को छोड़ के टॉपर भी फेल हो जाता था कई बार। इस तरह का उस समय था। बाद में फिर कॉलेज ने देखा कि इतना टाइट होना ठीक नहीं है, तो फिर थोड़ा रिलैक्स किया था हम लोग के बाद वाले बैच से। बहुत डिफ़िकल्ट पेपर होते थे, उसका एग्जामिनेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो वही हम लोग ने रियलाइज़ किया कि अब जब तीसरी बार सोची कि एक बार दिया पेपर, जब पहली बार हुआ उसको फिर फेल हो गए, फिर दोबारा दिए तो दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, फिर फेल हुए तो तीसरी बार फिर पढ़े। अब हुआ क्या था, देखिए क्यों हुए। उस पेपर में हम लोग को जो प्रिस्क्राइब्ड था वो एक फॉरेन ऑथर का था बुक, और वो बुक इतनी एडवांस थी कि कुछ एक लाइन उसका समझ में नहीं आता था। उसका लिखावट भी इतना मतलब डिफ़िकल्ट था, लिखने का तरीका जो होता है कि मतलब समझ में नहीं आता। तो फर्स्ट टाइम हम लोग ने क्या किया कि जो टीचर्स ने कुछ नोट्स वगैरह दिया था, कुछ सीनियर्स से नोट्स वगैरह लेके पढ़ लिए थे और उसको एग्ज़ाम दे आए थे, सब फेल हो गए। सब लगभग फेल हो गए थे, एक आध दो को छोड़ के। 120 बच्चे में 5-6 बच्चे ही पास हुए थे। फिर दूसरी बार जब आया सप्लीमेंट्री देने का, तब सोचे कि नहीं भाई अच्छे ऑथर से पढ़ लिया जाए, तो अच्छे एक इंडियन ऑथर का बुक देखे कि इसका बुक एक्सप्लेनेशन ठीक से रहता है, पढ़ लेते हैं। उसका पढ़ के गए, लिखे पेपर, फिर फेल हो गए सब के सब। जब 2 बार फेल हो गया तब मैंने कान पकड़ा कि नहीं भाई, अब जो फॉरेन ऑथर लिखा हुआ है उसी का बुक पढ़ेंगे, चाहे जैसे पढ़ा जाए, जितना समझ में आए, लेकिन पास होना है, फेल होना बार बार अच्छा नहीं लगता है। तो उसको जो है हमने पढ़ा, और तब थर्ड अटेम्प्ट में जाके एकमात्र हम पास हुए, बाकी सारे फेल हो गए थे फिर से। तो मोरल ये था उसका कि भाई वो फॉरेन ऑथर का बुक जो लिखा हुआ है तो उसको पढ़ो ना, उसी को पढ़ो जैसे है। अब तुम दूसरे ऑथर को पढ़े जा रहे हो, कोई कोई इंडियन ऑथर, इसका उसका बुक, उसका नोट्स, उसका बुक, और फिर वो मार्क्स मिलता नहीं था, फेल हो जाता थे सब के सब।
ये मैं तब बता रहा हूं जब मैं वहां टॉपर हुआ करता था। तो फिर हमने ये समझा कि नहीं, जो फॉरेन ऑथर है कितना ही डिफिकल्ट लगे उसको पढ़िए, उसी को, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढिए कि आसान किताब कोई मिल जाए उसको पढ़ लें पास हो जाए। पास करते ही नहीं थे। तो यही मैं कहने का तरीका है कि मतलब, क्योंकि फेल होके जिंदगी नहीं चलने वाली। आपको फेल होइएगा फिर देना होगा एग्जाम, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। उससे अच्छा एक ही बार अच्छे से मेहनत कर लो और पास कर जाओ अच्छे से। तो यही अप्रोच है। तो जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, जैसे हम लोग शुरू में एक्सेप्ट कर लिया था मैंने कि मेहनत तो इसमें बहुत करना पड़ेगा भाई, कोई उपाय नहीं है उसका, तो ठीक है जितना मेहनत करना होगा करेंगे। तो जितना, खैर अपना अपना किस्मत भी होता है, और जहाँ जिसको जाना लिखा है, जिस फील्ड में जिस काम को करना लिखा है वही काम करता है। कई बार हमें समझ में नहीं आता है और हम इधर उधर अटेम्प्ट करते रहते हैं दूसरी चीज़ों में, फिर हमारा दिमाग क्लियर होता है, हमारा रास्ता साफ होता है कि अच्छा हमें क्या करना। या कई बार तो बहुत कुछ ज़िंदगी निकल जाती है कुछ करते करते, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना था या क्या करना है, बस चलते रहती है ज़िंदगी जिस तरह चल रही है। तो होता है कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन, तो बहुतों के साथ होता है। तो कहने का मतलब है कि जो मैंने आपसे बात कही कि अवेयरनेस, तो ये चीज़ें है कि सब कुछ है दुनिया में हमारे आसपास ही, ये इंसान के हाथ में कि वो अपनी मुट्ठी खोले, हाथ बढ़ाए और जो उसको लेना है उसको ले ले, ये हमारे हाथ में। तो जो नेहा कक्कड़ ने कहा, नेहा कक्कड़ भी देखिए अपना वो गा के अपना अचीव करके, और वो एक टैलेंटेड सिंगर बनी, इतनी नामी सिंगर बनी, और आज इतना उसका पॉपुलैरिटी है। थोड़े को उसको हाथ में धर दिया कि लो हाँ पॉपुलर हो गए तुमको बना, नहीं, शी अचीव्ड, शी सैक्रिफाइस्ड, शी मॉडिफाइड हरसेल्फ टू अचीव सक्सेस। तो जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल होता है वो इस तरह से संघर्ष करता है अपने, तो उसकी सोच होती है कि हाँ मुझे सफल होना है तो होना है। और दूसरा व्यक्ति जो फेल हो जाता है वो भी उसकी सोच होती है, क्योंकि उसको मेहनत नहीं करना होता है, उसको सब एंजॉय भी करना होता है। अब हम लोग जब +2 में ही थे, पढ़ते थे, तो उस समय एक लेडी टीचर थी हमारी जो हम पढ़ाती थी कोचिंग में, वो कहती थी कि तुम लोग क्या पास करोगे, तुम लोग यहाँ बाहर पढ़ने आते हो तो तुम लोग साल भर तो यही सब में फंसे रह जाते हो कि खाने पीने का कैसे व्यवस्था होगा, तो रहने का कैसे व्यवस्था होगा, तो घर वालों से मिलने जाना है, तो छुट्टी में जाना है। बोले साल भर तो तुम लोग का यही टाइम पास हो जाता है, तो क्या तुम लोग IIT वाईटी करो। और एग्जाम्पल देती थी कुछ स्टूडेंट्स का, वो देखियो जब से आया है 2 साल में एक बार भी घर नहीं गया, जब से यहाँ एडमिशन लिया 11th में, उसके बाद से ना कभी घर गया है ना किसी मिलने, और अपना लगा हुआ है। तो देखो IIT में बढ़िया टॉप रैंक से क्वालिफाई किया। तो अब मैंने बोला ना कि हमारे सामने, जो कि लेटर स्टेज में मैंने सीखा, मैंने भी संघर्ष किया और सीखा चीज़ों को, कि बहुत सारे हमें सामने में ऑब्स्टेकल्स नज़र आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें नज़र आती हैं, और हम उन्हीं से लड़ने में, यानी उन दिक्कतों को दूर करने में ही फंसे रह जाते हैं। और ये मैंने सीखा कि जब अगर आपकी नज़र सिर्फ अपने गोल पर होती है, अपने लक्ष्य पर होती है, तो आपको दिक्कतें नज़र ही नहीं आती हैं, आपको दिक्कतें नज़र ही नहीं आती। जैसा एक समय था मेरे साथ भी, जब मैं तैयारी कर रहा था, ये मुझे कोई दिक्कत नज़र ही नहीं आती थी। अब बहुत लोग का ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये है, ये कमी है, ये नहीं है, वो, बहुत लोग को बहुत सारी दिक्कतें दिखती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। क्योंकि जब आप कहे ना कि जो एक बहुत पुरानी ये चीज़ है महाभारत की, कि अर्जुन से पूछा गया कि तुमको चिड़िया की आंख दिख रही है, तो हाँ दिख रही, और बाकी लोग को सब कुछ नज़र आ रहा था चिड़िया की आंख के अलावा या चिड़िया की आंख के साथ।
अब युधिष्ठिर से पूछे क्या दिख रहा है, तो गुरुजी आप दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, मेरे भाई लोग दिख रहे हैं, दुर्योधन ये सब कौरव सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, दुनिया दिख रहा है। तो बोले तुम मत तीर चलाओ, तुमसे नहीं लगेगा निशाना। इसी तरह भीम से पूछे हाँ क्या दिख रहा है सामने, तो बोला हाँ गुरुजी पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, आप दिख रहे हैं। बोला तुम भी छोड़ दो, नहीं लगेगा। औरों से पूछा तो हाँ पेड़ दिख रहा है, तो एक बोला। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है, तो गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो नहीं मैं भी नहीं, आप तो है ही नहीं, कहाँ दिख रहा है आप, मुझे नहीं दिख रहा है। भाई लोग दिख रहा है कि नहीं, तो नहीं गुरुजी भाई लोग भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या है, हमको तो बस चिड़िया का आंखें दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। तब कहे द्रोणाचार्य कि ठीक है तुम निशाना लगाओ। उसने निशाना लगाया, तीर जाके लगा आंख में। क्योंकि उसको उसने अपना माइंड को ऐसा उसको सिर्फ चिड़िया का आंख ही दिख रहा था, दूसरा कुछ उसको दिख ही नहीं रहा था। उसके गुरु ने बार बार उससे पूछा, अरे दुर्योधन नहीं दिख रहा है, भाई लोग यहीं पर तो खड़ा है, नहीं दिख रहा है। बोला नहीं गुरुजी नहीं दिख रहा है। युधिष्ठिर तुम्हारे भाई भीम ये सब जो है नकुल सहदेव नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। मैं नहीं दिख रहा हूँ, कैसे तुम मुझे नहीं दिख रहा हो। बोला सर नहीं दिख रहा है गुरुजी मुझे सिर्फ। तो बोली चिड़िया का, अच्छा बताओ किस रंग का है चिड़िया, तो नहीं दिख रहा है किस रंग का है। अरे किस रंग का है चिड़िया, नहीं दिख रहा है, कितना पैर है, क्या पंख है उसका। बोला मुझे आंख के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है गुरुजी, तो मैं क्या बताऊं आपसे। तब द्रोणाचार्य खुश हो गए, बोले लगाओ निशाना। जो उसने लगाया निशाना और सीधा जाके लगा आंख में। क्योंकि उसको सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिख रही थी, अपना टारगेट दिख रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये देखिए महाभारत के समय का ये बताया हुआ बात है, लोग उसको समझे सीखे तब ना। कौन नहीं जानता है ये किस्सा, कौन नहीं जानता, जिसको मैं आपको दोहरा रहा हूं कि अगर आप अपने टारगेट पर खाली नजर रखिएगा, फोकस रखिएगा, तो आपको बाकी कुछ दिखेगा ही नहीं, तो आपके लिए ना प्रॉब्लम होगा ना कोई एडवांटेज कुछ होगा। आपको उससे मतलब ही नहीं रहेगा क्या हो रहा नहीं हो रहा, मेरा जो टारगेट है मुझे उस पर नजर रखना है और उसको जो है मुझे अचीव करना है। ये फोकस होना चाहिए एक विद्यार्थी का, एक कंपटीशन का तैयारी करना। तो जब आपको और कुछ चीजें नजर ही नहीं आएंगी तो आपको वो दिक्कतें ही नहीं आपके लिए होंगी कि हाँ भाई मुझे खाना अच्छा नहीं, अब अरे खाना अच्छा नहीं मिलता है, क्या खाएं कहाँ, अब वो खाना अच्छा कुछ खोजने की तलाश में लगा रहेगा, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कहाँ अच्छा टिफिन मिलता है उसकी खोज करते हैं। कमरा अच्छा नहीं है मेरा, ओहो कहीं बढ़िया कमरा ले ले, तो कमरा खोजता फिरेगा, अरे कहाँ अच्छा कमरा, यही सब में उसका समय चला जाएगा। और जो पढ़ने के लिए तैयारी किया उसको कोई पता ही नहीं मेरा कमरा ठीक है बुरा है, गर्मी है कि ठंडा है, अच्छा खाना मिल रहा है कि खराब खाना मिल रहा है, कि कौन क्या कर रहा है, मैं अच्छा कपड़ा पहन रहा हूँ, सेविंग करके रोज जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, इन सब चीज में उसको यही नहीं रहेगा। उसको तो सिर्फ अपना टारगेट पर ध्यान है कि मुझे कैसे उसको पढ़ना है, उसके लिए मेहनत, उसके लिए पढ़ना है, वो पढ़ेगा उसके। तो मैंने बताया कि उसको फिर उसके सामने कोई दिक्कतें रही नहीं जाएंगी, कोई प्रॉब्लम उसके लिए किसी चीज की रही नहीं जाएगी। तो लाइफ में भी हमारा यही अप्रोच होना चाहिए। आपको कोई चीज जो है वो अपने रास्ते से डिगा नहीं पाएगी, किसी चीज की कमी है, कोई चीज दिक्कत है कि क्या है। इफ यू हैव टू अचीव, लाइफ में भी आगे भी अचीवर बन के रहना है, चीजों को करने वाला बन के रहना है, तो समस्याओं को हमें अपने आप नजरअंदाज हो जाएगी। और देखिए जो लोग काम नहीं, अचीवर नहीं होते उनको क्या है, अरे एसी नहीं चल रहा है, अरे लाइट कट गया, अरे वो आदमी ऐसे करता है, हम यहाँ काम नहीं, अरे कितना गंदा माहौल है यहाँ, हम काम नहीं कर सकते। उसको हर चीज दिखेगा और हर चीज में शिकायत उसको मिलेगा। और जिसको काम करना उसको ये सब चीज दिखेगा ही नहीं कि अरे गंदा है क्या है नहीं है, जहां उसको है बैठ के वहां पढ़ लेगा, उसको पढ़ना है। उसको क्या मिल रहा है, क्या खाने को मिल रहा है, क्या उसको पहनने को मिल रहा है, कहाँ कमरा मिल रहा है, ये सब उसको रहेगा ही नहीं। उसको तो है कि भाई मुझे किसी तरह अपना एग्जाम पास करना है, उसके लिए पढ़ना है, उसके लिए जो मुझे करना है करूंगा। तो गर्मी है कि ठंड है, अच्छा कमरा है कि खराब कमरा है, कपड़े मैंने फैशनेबल पहने हैं कि दूसरे लोग क्या पहन रहे हैं, कोई सिनेमा जा रहा है तो कोई क्या जा रहा है, उससे लेना देना नहीं रहेगा। अपना काम पर उसका ध्यान है और वो डेफिनेटली अचीव करता है, करेगा। समाज क्या बोल रहा है,
हम तो मेहनत करते रहते थे, मेरी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती थी, तो मेरा आपको विश्वास नहीं कीजिएगा कि जब मैं शेविंग कर लेता था, जब दाढ़ी बहुत बड़ी हो जाती थी मेरी, लगता था कि कोई साधु सन्यासी इस टाइप की दाढ़ी हो जाती थी, और जब मैं शेविंग करता था तो मुझे कोई पहचानता ही नहीं था, समझ गए। तो मैं जो है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं दो कैरेक्टर्स के रूप में रहता था। जब मैं दाढ़ी में रहता था तो लोग मुझे हाँ हाँ वो है पहचानते थे, सब मिलते जुलते थे, बात करते थे। वो एक सेट थे लोग के जो मुझे उस रूप में जानते थे, और जब मैं शेविंग किए रहता था तो दूसरे रूप में, उस रूप में लोग मुझे जानते थे। वो कोई नहीं जानता था कि ये दोनों एक ही आदमी, मतलब जो मेरे इमीडिएट रहने वाले साथ में हो तब वो तो देखते ही थे। वो लोग ये नहीं जानते थे कि दोनों लोग एक ही है, ये दाढ़ी वाला और बिना दाढ़ी वाला। वो अलग अलग कैरेक्टर समझ के मुझसे मिलते थे, और ये मुझे तब रियलाइज हुआ कई बार जब मैं दोस्तों से गया मिलने, तो वो मुझे अलग तरह से बिहेव किए जैसे मैं दाढ़ी वाले रूप में था। तब मैंने देखा कि मैंने रियलाइज किया कि लोग मुझे दो रूप में जानते हैं और अलग अलग आदमी समझते हैं। जब मैं क्लीन शेव में उनसे मिलता हूँ तो वो मुझे दूसरा व्यक्ति जान के बात करते हैं, और जब मैं दाढ़ी में मिलता हूँ तो मुझे दूसरा रूप में। तो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि अरे अब शेविंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सी काम में व्यस्त रहते थे, पढ़ने में व्यस्त रहते थे, तो बाकी चीज़ें का कुछ नज़र नहीं आता। जो मेरा रूममेट था एक समय, उस रूममेट से मेरी 2-3 दिन में एक आध बात होती थी, 2-3 दिन में एक आध बात होती थी। और ऐसा नहीं कि उससे कोई मेरा मनमुटाव था, बड़ी क्लोजनेस था हमें, लेकिन वो भी अपना पढ़ने में लगा हुआ है, हम भी तो क्या बात करें। पढ़ रहे हैं, खाना आ रहा है, टिफिन आ रहा है, खा के अपना फिर आराम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, एक आध बात कुछ किए, फिर अपना व्यस्त हैं अपना अपना सोच में दोनों लोग, वो अपना बिजी, हम अपना बिजी। और वही जब रिलैक्स हो रहे होते थे तो अपना गप सप भी चल रहा है, खाना पीना सब साथ में चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, वो भी चल रहा है। तो लोग विश्वास नहीं करते थे, किसी को मैं कहता था तो मैं, भाई मेरी उससे बात नहीं हुई, अरे रूममेट है 2 दिन से तुम्हारा बात ही नहीं हुआ, 3 दिन से। हम नहीं बात हुआ, क्या बात करेंगे, वो अपना वो पढ़ने में लगा हुआ है, हम अपना पढ़ने में लगे हुए। तो ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में जो अचीवर्स होते हैं उनका यही होता है, वो उनको सिर्फ अपना टारगेट नज़र आता है, बाकी चीज़ कुछ नज़र ही नहीं आता है। तो कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, कौन ये कह रहा है, और दूसरों के मामले में इंटरेस्ट लेना, और राजनीति क्या हो रही है क्या हो रही है, उस सब से अपना जो काम है उस पर फोकस रखिए। या कुछ जो जनरल अवेयरनेस है उस पर भी। कहने का मतलब है कि जो है आपको अपने लक्ष्य पर नज़र हमेशा रहनी चाहिए। देखिए, लक्ष्य पर नज़र रखने का ही एक था एक्सट्रीम, ये था कि अर्जुन, जिसको कि द्रोणाचार्य ने सिखाया भी नहीं था, उसने अंधेरे में तीर चलाना खुद से सीख लिया था। द्रोणाचार्य जो है, एक रात क्या हुआ कि सो रहे थे। देखिए, अब ये हम सोचते हैं महाभारत की कहानी, ये महाभारत की कहानी नहीं है, ये एक डेली लाइफ की कहानी है, आजकल की कहानी है। आज भी टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वो भी टीचर और बच्चे का ही कहानी था। तो द्रोणाचार्य सोने जा रहे थे तो उनको कुछ आवाज़, हलचल सी महसूस हुई बाहर से। उनको लगा बाहर कोई कुछ कर रहा है मैदान में। सोचे इस समय सोने का समय है, लेट नाइट हो रहा है, कौन क्या कर रहा है भाई। बाहर निकल के आए तो देख रहा है कि अर्जुन जो है अंधेरे में प्रैक्टिस कर रहा है, तीर चला रहा है, और उसका निशाना सही जगह जा रहा है, बिल्कुल अंधेरे में भी तीर चला दे रहा है। उनको आश्चर्य हो गया, आके अर्जुन से बोले, अर्जुन ये तो मैंने तुम्हें अभी सिखाया ही नहीं है, अंधेरे में तीर चलाने का टेक्निक जो है, ये तुम कैसे सीख गए। तो बोला कि गुरुजी ये मैं भीम भैया से सीखा हूँ। अरे तो भीम तो खुद ही नहीं जानता है, तुम भीम कैसे सिखा देगा तुम। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे भाई ये तो इतना एडवांस जो सबसे ये है, वो तो मैंने अभी लोग को सिखाया ही नहीं है, उस स्टेज पर पहुँचे नहीं, और ये अर्जुन उसको कैसे सीख लिया। बोले कैसे सीख लिए, तो बोले कि हुआ क्या कि खाना वाना बना था, तो ये लोग को कुछ स्पेशल मिला था उस दिन, खीर वगैरह, तो खाए थे, खा के सब सो गए थे। तो इसकी नींद खुली कुछ आवाज़ से अर्जुन की, तो उठ के देखता है कि अंधेरे में खीर कुछ बच के रखा हुआ था, वो खीर चुपचाप भीम खा रहा था।
तो ये बोला कि भीम भैया, अंधेरे में बैठ के खा रहे हो तो तुम कैसे खा ले रहे हो अंधेरा में? तो भीम बोला कि इसमें अंधेरा और रोशनी का क्या जो है, हाथ को पता है कि मुंह कहाँ पर है, तो अपने आप वो अपना उठाता है नीचे से खीर और मुंह में डाल देता है। उसको लाइट नहीं चाहिए देखने के लिए, मुंह तक जाने के लिए उसको देखने का जरूरत नहीं पड़ता है हाथ को। ये बात अर्जुन को स्ट्राइक कर गई। देखिए क्यों स्ट्राइक कर गई, क्योंकि उसका दिमाग अटेंटिव था, सतर्क था। उसने इस बात को, छोटी सी बात बच्चे के द्वारा कही गई, उसको स्ट्राइक कर गई कि हाथ को मुंह तक जाने के लिए देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको हैबिट है, उसको पता है कि कहां पर है मुंह शरीर में। तो उसको कि अगर हम अभ्यास करें, इतना प्रैक्टिस करें, तो हम बिना देखे ही किसी चीज को कर ले सकते हैं। जैसे हमारा बॉडी पार्ट है, तो हम कहीं देख के थोड़े खुजलाते हैं, वहां वो अपने आप वहां हाथ चला जाता है। कहीं मच्छर काट रहा है, अपने आप हाथ वहां चला जाता है। क्यों? क्योंकि हाथ को इतना प्रैक्टिस अपना बॉडी पर ये है कि वो तुरंत कहीं मच्छर काटा और हाथ को पता होता है कि कहां पर मारना है। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसको अपने, इसको धनुष चलाने के इसमें विद्या में इसको शामिल करूं, कि मैं इतना परफेक्ट हो जाऊं कि मुझे देखने का भी जरूरत नहीं पड़े, मैं बिना देखे उसको टारगेट कर दूं किसी चीज को। तो उसने फिर अपने आप से इस विचार को रख के, अपने गुरुजी की जो भी सिखाया था उन सब बातों को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करना शुरू किया। और करते करते अंधेरे में उसने उसको सीख लिया था, अंधेरे में ही किसी चीज पर निशाना लगा देना। तो द्रोणाचार्य जो है खुश हो गए कि देखो, विद्यार्थी वो है जो बिना गुरु के सिखाए सीख ले। हमने इसको सिखाया नहीं, इसने अपने आप से सीख लिया। ऐसे लोग आईएएस बनते हैं हमसे, आज भी ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग आईएएस बनते हैं। ऐसे ही लोग आईएएस बनते हैं जो कोचिंग उनको जाना नहीं पड़ता, वो सीख लेते हैं अपना, बिना कोचिंग गए भी सीख लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग नहीं जाना है, किसी से हेल्प नहीं लेना है, पढ़ना नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें वो बिना सिखाए, बिना बताए सीख लेते हैं, क्योंकि उनका लर्निंग टेंडेंसी इतना ज़्यादा होता है। जैसे मैंने एक स्टूडेंट का आपको बताया भी था एग्जाम्पल, कि एक रुड़की का बच्चा था, आईआईटी रुड़की का ही था, वो रहता था, उस समय हम पढ़ते ही थे, स्टूडेंट थे, तो वो उसी हॉस्टल में रहता था। मेरे सामने वाला कमरा ही था उसका, मतलब बीच में गैलरी थी और इस तरफ मेरा कमरा था, फर्स्ट रूम मेरा था और उस तरफ सामने में एक उसका रूम था, मतलब था। लेकिन गैलरी में आवाज़ काफ़ी गूंजती जाती, तो बच्चे मुझसे अक्सर, वो मुझसे आया मिलने कि सर मुझे कुछ बता देते, कैसे मेंस के लिए तैयारी करना है, ये है। तो हम बोले कि अभी व्यस्त हैं, जाओ बाद में देखेंगे, बताएंगे। फिर एक बार आया कि कुछ बता देते, आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी था, थोड़ा मुझे समझा देते क्या कैसे पढ़ना है। तो फिर मैं व्यस्त ही था, मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, मेरे पास समय अभी, क्योंकि उस समय बहुत इंटरव्यू वगैरह चल रहा था, तो लोग डिस्कस करने के लिए बच्चे आते रहते थे कि इंटरव्यू के लिए, तो उनसे मैं डिस्कस करता रहता था। फिर वो आया नहीं मेरे पास, और उसके बाद फिर 1 डेढ़ महीने के बाद आया, हमसे बोला कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मेरा छुट्टी में मैं आया था यहाँ, सेमेस्टर ब्रेक ख़त्म हो गया है, मैं जा रहा हूँ कॉलेज वापस, और मुझे बड़ा थैंक्स बोलने आया कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैंने कहा किस लिए? बोला कि आपने मुझे इतना कुछ सिखाया कि मैं, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन, और इतना मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया बहुत सी चीज़ों के बारे में। तो मैंने कहा कि मैंने तो तुम्हें, मुझे याद भी नहीं है कि तुमसे कुछ बात किया, तुम तो 1 2 बार, मुझे खाली इतना याद है कि जब आए थे नए नए तो मुझसे मिलने आए थे, पूछने 1 2 बातें, तो मैंने कहा था कि बाद में टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा। उसके बाद तो तुम आए नहीं ना, मैंने बताया कुछ। बोला कि आपकी आवाज़ आती रहती थी, जो भी आप लोग डिस्कस करते रहते थे, तो मैं रूम में चुपचाप बैठ के सुनता रहता था आप लोग क्या बातें कर, और वो मैं हमेशा आपकी बात सुनता रहता था, और उससे मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज मिला, क्लैरिटी मिला, हर चीज़ पर कंसेप्ट क्लियर हुआ, कि उसके कारण मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका जो है। तो मैंने उसको, देखिए वो भी एक अर्जुन था, मैंने कहा देखो तुम जो भी, अगर मेरा कोई उसमें क्रेडिट का बात नहीं है,
कि मैंने तुम्हारी कुछ हेल्प की, क्योंकि मैंने तो विलफुली तुम्हारा कोई हेल्प नहीं किया, तो उसमें मुझे थैंक्स लेना कोई बात नहीं है। हाँ, तुमने अगर कुछ सीख लिया किसी चीज़ से तो वो तुम्हारा क्रेडिट है, वो तुम्हारा टैलेंट है, वो तुम्हारा क्वालिटी है कि तुमने सीख लिया बिना मेरे बताए, तो वो तुम्हारा अपना मेहनत है, तुम्हारा अपना वो अचीवमेंट है। जाओ, तुम्हारी बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। तो देखिए, वो एक स्टूडेंट वो भी है, वो होता है कि वो अपने आप, या राहुल में भी था, राहुल भी जो है, या बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मैं बताया कि आई, उनमें होता है वो सिखाने के लिए रुके नहीं रहते हैं, सिखा रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी सिखा रहे हैं तो कोशिश बिना, आपको बहुत से ऐसे मैंने देखा है। तो वो होते हैं बच्चे, आज भी हैं बच्चे ऐसे, तो और वो अपने आप सीख जाते हैं। और बहुत से बच्चे हैं कि अरे सर हमें ये बता दिए, उनको बार बार बताइए फिर भी वो भूल जाएंगे। उनको बार बार बताइए, कहिए ये बात है, ये करना है, ये करना है, वो उनको फिर भूल जाएंगे। उनको सीरियसनेस ही नहीं है, उसका है ही नहीं दिमाग लक्ष्य पर। बार बार कहिए उनको, फिर भी उनको याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे क्या बोले थे सर। और जो बच्चा ऐसा है कि जिसको कहिए नहीं डायरेक्टली, वो कहीं से सुन लिया तब भी उसके दिमाग में वो बात छप जाती है, उसको कभी नहीं भूलता है। तो विद्यार्थी आज भी हैं, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारे अंदर है कि हम क्या करते हैं, हमारी सोच होती है। बहुत, मैंने छोटा जब बच्चा था तब मैंने एक किताब पढ़ी थी, पतंजलि या किसी की थी, पतंजलि ऋषि जो जो भी थे, तो उसमें लिखा हुआ था, जो उस समय मुझे समझ में नहीं आया था। मैं पढ़ता था, बहुत किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, अब वो समझ में जितना आता था थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि ट्रैवल भी बहुत करना रहता था, मैं अकेला ही आता जाता था सब जगह जहाँ भी, तो मुझे अब जैसे टाइम, जैसे ट्रेन में आते जाते थे छुट्टियों में या कहीं जा रहे हैं कुछ भी है, तो अब क्या करें, टाइम तो मुझे गप करने की आदत नहीं थी यार, तो मैं किताबें कुछ ले लेता था और पढ़, कोई इंटरेस्टिंग किताब देखता था उसको लेके पढ़ता रहता। तो उसमें मैंने कहीं पढ़ा कि आदमी वही होता है जो वो सोचता है, जो सोचता है वही बनता है। तो उससे मुझे ये बात कुछ समझ ही में नहीं आई, अजीब सी, बस पढ़ लिया मैंने, हाँ ठीक, कि आदमी जो सोचता है वही बनता है। देखिए आज आप कह रहे हैं उसी बात को, आप इस एज में हो चुके हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, या मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो जो आदमी सोचता है वही बनता है। अब हम क्या सोचते हैं वो हमारी रियलिटी होती है कि हम क्या सोचते हैं, और वही बन जाता है जो व्यक्ति जैसा सोचता है। तो ये उसने जो, अगर नेहा कक्कड़ ने कहा कि ये आदमी के अपने हाथ में अपनी सोच होती है कि वो अमीर बन के जीना चाहता है कि गरीब बन के जीना चाहता है। तो खैर, तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर हम जैसे एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे कि किसान जो है वो सोचने समझने के हालत में नहीं रहता है। जब वो किसान बन गया, जब उसने खेती बाड़ी का काम कर रहा है, कुछ साल से कर रहा है, वो कर चुका है, वो उसका माइंड सेट हो गया होता है। अब आप उसको कितना ही अच्छा से बताइएगा, समझाइएगा, वो सुन लेगा। बहुत लोग तो सुनेगा भी नहीं, 90% लोग तो सुनेगा भी नहीं। आप भाषण भाषण समझ के एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दो। 10% लोग सुनेगा भी, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहता है कि वो बड़ा हो चुका है, उसका माइंड सेट हो चुका है, जो तरीका वो सीख चुका है वही तरीका उससे हो पाएगा, दूसरा तरीका उससे नहीं हो पाएगा। हम लोग बचपन में जब छोटे थे, जब शुरू में थे 6-7 साल के, तो उस समय हम लोग के बीच में तोता पालने का बड़ा क्रेज होता था। तोता बड़ा सुंदर लगता था, शहर में बहुत कम तोता उस समय देखने को मिलता था, कहीं कहीं तोता देखने को मिलता था। तो बड़ा इच्छा होता था कि तोता, और एक आध तोता हम लोग रखे भी थे। तो उसको उस समय हम लोग का ये होता था कि उसको कुछ बोल के, सुनते थे कि उसको जो बोलिए वो रिपीट करता है, तो उसको कुछ कुछ बोलने का सिखाने की कोशिश करते थे। तो उस समय हमारे बुजुर्ग जो थे, चाचा लोग जो थे, और लोग जो थे, वो कहावत करते थे कि बूढ़ सुगा पोष नहीं माने। मतलब जो तोता जो है अगर बड़ा हो गया है तो वो जल्दी वो रहता नहीं है, सीखता नहीं है, मतलब आपसे मिल के नहीं रह पाएगा, या
सीखेगा नहीं। जैसे बड़ा तोता को आप लेके आए हैं तो वो मौका मिलेगा उड़ जाएगा, कहीं खुला छूट रह गया तो उड़ जाएगा, या उसको कुछ सिखाने की कोशिश करिएगा तो वो सीखेगा नहीं। जब वो छोटा है उस समय लाए हैं तो उस समय अगर आप उसको सिखाए बताए हैं वो सीख जाएगा और वो आपसे घुल मिल के रह भी जाएगा। फिर आप खुला भी छोड़ दीजिएगा तो वो उड़ेगा इधर उधर, लेकिन घर में ही रहेगा, जाएगा नहीं। तो वो कहावत हम लोग उस समय बचपन में करते थे जब छोटे थे कि बूढ़ सुगा पोष नहीं मानता। वही चीज़ ये अभी मैं जो किसान वाली बात बता रहा हूँ कि किसान जो अब मैच्योर हो गया, उसका माइंड सेट हो गया, अब आप उसको सिखाइएगा वो नहीं सीख पाएगा, नहीं सीख सकता, या सोचेगा अभी तो उसको कर नहीं पाएगा, उसकी मजबूरी होती, क्योंकि आदमी माइंड सेट रिजिड हो जाता है, हैबिट्स सेट हो जाते हैं। तो जब वो सीखने वाली उम्र में था, जब वो बच्चा था, तब उसको किसी ने सिखाया नहीं। अब तो वो सीखने वाला एज पार हो चुका है, अब तो उसका करने वाला एज है। तो जो जानता है वही करेगा। तो जो पुराना तरीका वो जानता है उसी तरीके से खेती करता रहेगा वो, कितना ही आप भाषण देते रहिए, सिखाते रहिए। तो यही कारण है कि हमारा एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ है, क्योंकि किसान हमारा पिछड़ा हुआ है। और किसान पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि जब पढ़ना का समय होता है तब तो उसको पढ़ाता नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, या उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, जो भी कारण से। तो अब वो जो है नहीं बदल सकती। इसी कारण मैंने कहा कि एग्रीकल्चर में बहुत रैपिड ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, और अगर चाहते हैं तो उसके लिए एक नए तरह से हमें प्रयास, खाली ये रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर लिखने और भाषण देने से नहीं होगा। उसके लिए कुछ नया हमें सोचना होगा, करना होगा, इनोवेटिव। ये बातें जो लिखते पढ़ती चली आ रही हैं, रटी हुई बातें, वही लोग हमसे पीढ़ी दर पीढ़ी वही कहते चले आ रहे हैं, रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, रैपिड। अरे एग्रीकल्चर मशीन थोड़े होता है कि आज 50% प्रोडक्शन पर चल रहा है, कल बढ़ा दिए 60% प्रोडक्शन, परसों बढ़ा दिए 80% प्रोडक्शन, तो 80% प्रोडक्शन होने लग गया। मशीन थोड़े है एग्रीकल्चर। इट इज़ नॉट लाइक फैक्ट्री। फैक्ट्रीज में है कि आप प्रोडक्शन को बहुत तेज़ी से घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट। तो फैक्ट्रीज में देखिए कि ये हो जाता है, बहुत तेजी से प्रोडक्शन, कोई चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो तुरंत मार्केट में आना धकाधक शुरू हो जाता है और बिकना शुरू हो जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर बहुत ही स्टेबल होता है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन होता रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो। ऐसा नहीं हो कि आज आप 1 टन पैदा कर रहे हैं, कल जाके आप 10 टन पैदा करने लगे या 5 टन पैदा कर। 1 टन पैदा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप बहुत कोशिश करिएगा तो 1.1 टन होगा, 1.2 टन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप सोचिएगा कि कल तक मतलब 10 साल से हम 1 टन पैदा कर रहे थे जिस ज़मीन में, और उस ज़मीन में हम सोचें कि साल कल से 3 टन 4 टन पैदा कर लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। हाँ, उसका करना है तो उसके लिए बहुत कुछ, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन था तो उसमें बहुत कुछ नया किया गया, पूरा सिरे से। देखिए वहाँ भी क्या किया, नया तरीका, मशीन्स का इस्तेमाल करना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करना, उसके लिए कैनाल बनाए गए, उसके लिए अच्छे क्वालिटी के बीज डेवलप किए गए, उसके लिए अच्छे क्वालिटी के खाद डेवलप किए गए, उसके लिए नए तरीके, और उसके लिए किसानों को पूरा जो है बताया सिखाया गया, बहुत बड़े स्तर का काम किया गया, तब जाके बदलाव आया और हमारा प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा था। तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ कि उसके लिए हमें रिवॉल्यूशन कुछ करना पड़ेगा तरीकों में अपने। तो चाहे वो एजुकेशन में रिवॉल्यूशन हो कि आप वोकेशनल एजुकेशन, जैसे अभी है, अभी भी देखिए प्रोविज़न है 10th लेवल पर, +2 लेवल पर वोकेशनल एजुकेशन का प्रोविज़न है, उसके लिए बुक्स भी अच्छी अच्छी तैयार हुए हैं। इतनी बढ़िया बुक्स बनी हुई है एनसीईआरटी की कि आप विश्वास, हम ही नहीं जानते, नहीं तो देखते विश्वास नहीं हो, इतनी बढ़िया बुक्स बनी हुई है। लेकिन न कोई पढ़ता है, न गवर्नमेंट उतना ज़्यादा छापती है, और न कोई पढ़ता है न कोई पढ़ाता है। तो न लोगों में न पढ़, अब टीचर देखते हैं कि अरे बच्चों को पढ़ने लिखने का तो मन रहता नहीं, पढ़ते लिखते, जो नॉर्मल पढ़ाई होता है वो तो पढ़ते नहीं है, तो अलग से और क्या पढ़ें, तो टीचर भी इग्नोर कर देते हैं। टीचर जो है इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये लोग को जो नॉर्मल पढ़ाई हो तो पढ़ने, लोग को स्कूल तो आया नहीं जाता है, होमवर्क किया नहीं जाता है, पढ़ेगा लिखेगा क्या ये लोग, और क्या पढ़ाएं उसको, तो टीचर छोड़ देता है। देखिए सरकार कोशिश करती है
शिक्षा परिषद जो है एससीईआरटी या एनसीईआरटी, वो उसके लिए बुक्स मटेरियल तैयार करती है, वो चाहती है कि बच्चा सीखे पढ़े। देखिए के पाठक इतना किस लिए कर रहे हैं? के पाठक जैसा आदमी जो आज के डेट का समझिए कि विश्वामित्र है, इतना मेहनत कर रहा है समाज के भले के लिए, राज्य के भले के लिए, कि उसके जैसा कोई गिना चुना अधिकारी होगा जो इतना मेहनत से लगा हुआ है किसी विभाग को सुधार करने में। तो लगा हुआ है व्यक्ति किस लिए? ताकि बिहार के लोग बच्चे पढ़ लिख सकें, अच्छा इसका शिक्षा विभाग का अच्छा कामकाज हो, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे, मैंने बोला एजुकेशन इज द रूट, इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। अगर व्यक्ति ठीक से पढ़ लिख गया तो फिर वो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। तो एजुकेशन में ही सारी समस्याओं का हल है, और इसलिए वो एजुकेशन सेक्टर पर इतना फोकस किए हुए हैं। के पाठक जैसा आदमी बिहार में, बिहार का किस्मत है ये कि के पाठक जैसा अधिकारी भी काम कर रहा है। ये बिहार का किस्मत है, राज्य का किस्मत है, बच्चों का किस्मत है कि आज उनके समय में के पाठक जैसा आदमी को शिक्षा विभाग का चार्ज दिया हो। रेयर आते हैं ऐसे लोग, बहुत सालों में कोई ऐसा एक आता है अधिकारी, ऐसा समझिए कि आज वो इतना काम कर रहा है लोगों के लिए डेडिकेट होके। ये होता है आईएएस, सही आईएएस वो होता है, बाकी तो टाइम पास है आईएएस का। लीजिए वही है रियल आईएएस, जो आज एक विभाग को लिए हुए चुनौती के रूप में, और उसको कर रहा है, जितना ही मेहनत करना पड़े, जितना ही विरोध सहना पड़े टीचरों का, सबका, समाज उसको पूरा विरोध कर रहा है। रोज देखिए खाली अंट संट उसके बारे में वीडियो आता रहेगा, न्यूज आता रहेगा, ये हो गया के पाठक, लेकिन फिर भी वो आदमी लगा हुआ है कि शिक्षा विभाग का कुछ, क्योंकि बिहार की शिक्षा ऐसी चौपट हो चुकी है, और उसको वो व्यक्ति जिंदा करने के लिए आज लगा हुआ है। ये बिहार की किस्मत है, आज के बच्चों की, आज के सबकी किस्मत है कि ऐसा व्यक्ति को आज इंचार्ज मिला है। उसको तो अगरबत्ती दिखाना चाहिए लोग। तो वो भी इसलिए लगा हुआ कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कल को अपना, उसको के पाठक को देने जाएंगे सैलरी, कि कमाएंगे तो अपना कमाएंगे, लाइफ में कुछ अचीव करेंगे तो अपना करेंगे, थोड़े के पाठक को जाके दे रहे हैं कि सर लीजिए हमारी सैलरी। बट ही इज ड्यूटी बाउंड, उसको ड्यूटी का सेंस है कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं इस पद पर हूं तो मेरा कर्तव्य है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए लगा हुआ है। परिवार त्याग के लगा, परिवार भी डाइवोर्सी है, भी पत्नी छोड़ दी है, परिवार छूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि खाली काम, वो उसको सिर्फ अपना काम दिखता है। देखिए अभी जो मैंने आपसे बात बोला वो वही आदमी, उसको अपना काम के अलावा कुछ नहीं, इतना वो डेडिकेट हो गया कि उसको परिवार उसका पत्नी छोड़ दी कि भाई अब परिवार के लिए समय नहीं रहता है तो हम लोग क्या है, तो अलग रह रही है बहुत साल से। और ज़्यादा जो लोग डेडिकेटेड होते हैं उनका यही होता है, थोड़ा पारिवारिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि काम में इतना, लेकिन वो अचीवर के रूप में ज़िंदगी हमेशा याद किए जाते हैं इतिहास में। ऐसे ही लोग इतिहास बनाते हैं, जीते तो बहुत लोग हैं, इतिहास यही लोग बनते हैं। लेकिन कष्ट भी है, सेक्रीफाइस भी है। देखिए लगा हुआ है काम में तो परिवार छोड़ दिया है, पत्नी छोड़ दी है, काम में बस फिर भी लगा हुआ रहता है, उसको सिर्फ काम दिखता है। वो अर्जुन है आज का, उसको काम के अलावा कुछ नहीं, उसको दिखता है कैसे शिक्षा विभाग में सुधार किया जाए, उसके लिए लगा हुआ है दिन रात। तो यही जो है आपका कहने का मतलब है कि टारगेट पर हमारा फोकस होगा तो अपने आप बाकी दिक्कतें इग्नोर हो जाएंगी, हमको दिक्कत नहीं लगेगा, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। विवेकानंद ने एक समय यही कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज अचीव्ड। उठो आगे बढ़ो, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा लक्ष्य न मिल जाए। तो इसी बात को लोगों ने समय समय पर कहा है, कभी द्रोणाचार्य ने कहा, कभी विवेकानंद ने कहा, कभी कोई कह रहा है। तो उस समय देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ किसान पिछड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनको जब पढ़ाना था पढ़ाया लिखाया नहीं गया। टीचर जो है, देखिए टीचर क्या बोलते हैं पुराने, 20 साल ड्यूटी कर ली, हम लोग को ड्यूटी पता ही नहीं चला कि ड्यूटी भी किए सर्विस भी की, आज ही पता चल रहा है कि हम लोग सर्विस कर रहे हैं। अरे भाई आप लोग ड्यूटी करते कब थे? टाइम पास करते थे, चले गए फॉर्मेलिटी के लिए, मन हुआ मन बहलाने के लिए स्कूल चले आए, अपना अटेंडेंस करके चल दिए, जहाँ जो दूसरे काम में लगे हुए।
तो ड्यूटी कहाँ से बुझा, और आज टाइट ड्यूटी करनी पड़ रही है तो लोग को भी काफ़ी तकलीफ हो रही है, पुराने लोग को, कि अरे भाई इतना टाइट ड्यूटी करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे खुश हैं कि हाँ हम गए तो कहे सर टीचर कुछ पढ़ाते नहीं हैं, कोई टीचर भी नहीं है ना, जो है वो पढ़ाते भी नहीं हैं। और हम देखें अभी भी उनका वही हाल है, बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, टाइम काटते रहेंगे। जबकि उनका भी भला इसी में है कि वो भी मेहनत करें और अच्छे से पढ़ाएं टीचरों को, अपने आप को डेवलप करें, उनका भी डेवलपमेंट इसी में है। लेकिन अब वो सीखने के स्टेज को पार कर चुके हैं, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कितना भी टाइट करते जाइएगा वो पढ़ाएगा नहीं, वो तरीका खोजते रहेगा कि कैसे मैं बच जाऊं, सेफ रहूं, मैं मुझ पर एक्शन ना हो, कार्रवाई ना हो, लेकिन वो पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं, क्योंकि उसको टेंडेंसी ही नहीं है पढ़ाने लिखाने की। और इसीलिए नए टीचरों पर इतना कड़ाई किया के पाठक ने कि नए में जब आदमी सीखता है, जो नए जॉब में आए हैं उनको अगर सही तरह से ओरिएंटेशन किया जाए, सही तरह से उनको दिमाग में डाला जाए कि नहीं हमें ड्यूटी है, हम जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू डू आवर वर्क। जो हमें पढ़ाने का है जिम्मेदारी, तो हम पढ़ाएं अच्छे से बच्चों को, रेगुलर स्कूल आए, टाइम पर स्कूल आए, और अपना टाइम यहाँ जो स्पेंड कर रहे हैं उसको ढंग से यूटिलाइज करें काम में, ये नहीं कि बैठे हुए गप मार रहे हैं, टाइम हुआ चल दिएगा। तो नए टीचरों को जब इस तरह का कल्चर डेवलप हो जाएगा तो फिर वो उसी तरह से काम करेंगे। इसीलिए नए टीचरों पर इतना ज़्यादा टाइट किया है के पाठक, क्योंकि पुराने जो है वो तो ढीठ हो चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं है। मैंने देखा हेडमास्टर बोलते रहते हैं, कुछ नहीं, आराम से सुनते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब वो ढीठ हो चुके हैं। आदमी एक स्टेज के बाद ढीठ हो जाता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो वही हाल उन लोग का है। लेकिन नए टीचर जो इतना रिक्रूटमेंट हुए हैं उनको चाहते हैं के पाठक कि इनको हम एक अच्छे कल्चर में डेवलप करें, जो ऑनेस्ट हों, ड्यूटी के प्रति जिम्मेदार हों। अरे क्या आपसे बताएं कि मतलब टीचर है भाई, इतना अच्छा गवर्नमेंट जॉब, उसको सेंस ही नहीं है कि हम किस पोस्ट पर हैं, उसको अपनी नौकरी की भी कोई गरिमा नहीं है। ऐसे उल्टे सीधे काम करते हुए टीचर पकड़े जा रहे हैं, जैसे अटेंडेंस बनाइए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं उल्टे सीधे काम। उनको समझ ही नहीं है कि हम क्या, मेरा जॉब है, क्या मेरा गरिमा है। तो अपने पोस्ट का भी वैल्यू नहीं समझता है, गिड़गिड़ाता रहता है किसी के सामने। आप समाज को एक आदर्श दिखाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में, स्टूडेंट्स आपको एक एग्जाम्पल के रूप में गुरु की तरह देखते हैं। आप गवर्नमेंट में आपका एक अच्छा पोस्ट है आपका। तो मैंने एक दिन लेक्चर भी दिया था नए टीचर्स को, तो बड़ा इंप्रेस हो गए थे, समझे कोई बड़ा अधिकारी आए हैं बाहर से। तो अवेयरनेस ही नहीं उनको कि हमारी क्या, उनको बस एक जॉब की तरह लग रहा है, जॉब है, किसी तरह ड्यूटी है, फॉर्मेलिटी है, टाइम काटो, सैलरी पाओ। उसमें क्या अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस होगा कि हम एक गवर्नमेंट टीचर हैं। आईएएस क्या फर्क है, वो क्या फर्क है? जैसे एक आईएएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन आईएएस की क्या रिस्पेक्ट है और आपकी क्या रिस्पेक्ट है? क्यों? क्योंकि वो अपने जॉब को सीरियसली लेता है, वो अपनी डिग्निटी, अपने जॉब की डिग्निटी को समझता है, उसकी मर्यादा को समझता है, उसको निभाता है, उसकी जिम्मेदारी को निभाता है, उसकी जिम्मेदारी को कितना मेहनत करना है उसमें उसको निभाता है, तो उसकी रिस्पेक्ट है समाज में। और टीचर में भी जो ऐसे करते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है, जो नहीं करते उनको कोई हल्के भाव में दम ले लेता है। तो रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है, मिलता नहीं है। वी हैव टू अर्न आवर डिग्निटी, रिस्पेक्ट। तो आप अपनी जिम्मेदारी को सीरियसली लीजिएगा, अपनी ड्यूटी को सीरियसली लीजिएगा, अपने कर्तव्य को सीरियसली लीजिएगा, तो अपने आप लोग भी आपको सीरियसली लेंगे, लोग भी आपका सम्मान करेंगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि अब ये टीचर पुराने तो ढीठ हो चुके हैं, आज भी वही, आज भी उनकी आंख नहीं खुल रही है। इतना कुछ हो रहा है के पाठक, इतना टाइट के उसके बावजूद उनकी आंख नहीं खुल रही है, और वो पुराने एटीट्यूड में वैसे ही चल रहे हैं। चल रहे हैं तो अपना ही नुकसान होगा लाइफ में, जो भी है, क्या बोले। और जो आज टीचर, नए टीचर हैं जो उस पर काम कर रहे हैं अच्छे से, उनका डेवलपमेंट भी होगा।
आज बच्चे उनको बताया ना कि जैसे मैडम ही हैं तो जाती हैं स्कूल में, तो बच्चे सब इनको बहुत घेरे रहते हैं, इनसे इनको आते हैं खोजने के लिए। ऑफिस में बुलाए रहेंगे हेडमास्टर किसी काम से कि मैडम चलिए ना क्लास ले लीजिए। टीचरों को आश्चर्य होता है कि इनको इतना ज़्यादा क्यों बच्चे खोज रहे हैं। इनको लाला के तरह तरह का घर से बेचारा फल सब्जी ला के देते रहेगा कि मैडम हमारे खेत में ये हुआ, लीजिए आपके लिए तोड़ के लाए हैं। तो हेडमास्टर कुछ बच्चों को टोक पड़े, बोले कि अरे हम लोग इतना दिन से यहाँ थे, हम लोग के लिए तो तुम लोग कुछ नहीं लाया, कहने पर भी नहीं लाता है। और नए लोग टीचर आए, इन लोग के लिए जो इतना लाते रहेगा, कभी ये लाएगा या खोजते रहेगा कि चलिए पढ़ाइए। तो भाई स्टूडेंट भी समझता है कि कौन टीचर हमें पढ़ाता है, हमें ध्यान देता है, तो वो उसी तरह से उसको वो करेगा। इनको कई बच्चा लोग बोलता रहा कि मैडम चलिए ना हमारा खेत है, आप स्कूटी लेके चलिए, आपका हम पूरा सब्जी दे देंगे, खेत भर देंगे आपका डिक्की में जो है। कहते नहीं नहीं हम कहाँ जाएंगे इधर उधर। तो बच्चों का भी देखिए अंदर से रिस्पेक्ट अपने आता है। एक बच्ची कह रही है मैडम को कि मैडम सर को देख के बहुत समय हो गया, सर कब आएंगे मेरे बारे में, सर को देख के बहुत समय हो गया आते नहीं है, सर कब आएंगे। देखिए बच्चे, हमको भी बच्चों से इतना जुड़ा हो गया था, कुछ ही दिन गया बच्चों को हमसे इतना जुड़ा हो गया था, मिस करते हैं, खोजते रहते हैं, या टीचर्स भी जो है। तो ये देखिए अपना अपना ये होता है। तो आप अपने काम को किस तरह लेते हैं हर कोई देखता है, बच्चा भी, एक छोटा बच्चा है वो भी देखता है। एक दिन मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड क्लास का बच्ची है छोटी सी, उसको एक टीचर डांट रहे थे, तो डांट के चले गए, तो क्या धीरे से बुदबुदा रही थी, मैडम सुन ली, हमें बता रही थी, बाद में कह रही हैं हमको डांटे ना हैं, रुकिए अभी चेक करने आएंगे ना तो हम उनको कह देंगे कि सर हमेशा लेट से आते हैं। तो देखिए कि उसको कितना अवेयरनेस है, और वो भी इस चीज़ को देखता है कि टीचर हमेशा लेट आते हैं, तो अगर चेक करने वाला आएगा अगली बार तो हम कह देंगे कि सर हमेशा लेट से आते हैं। उसका भी रिएक्शन है अंदर से, तो हर कोई देखता है समझ। तो ये हम अपने काम को कैसे, तो टीचर्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि देखिए शिक्षा सभी समस्याओं का हल होती है। लर्निंग स्टेज, इसलिए मैं बोला स्टूडेंट लाइफ क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों कहा जाता है बच्चों को अच्छे से सीखिए, जो भी काम सीख रहे हैं, जो भी कुछ सीख रहे हैं उसको अच्छे से सीखिए, ये लर्निंग स्टेज है। अभी हमारा दिमाग बहुत एक्सेप्टेबल होता है, सब कुछ सीखता है बहुत तेज़ी से, रिसेप्टिव होता है, सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अभी जो सीख लेगा बाद में नहीं सीख पाता है। तो राइट इन द लर्निंग स्टेज, अगर तो यहाँ किसानों की भी बात है, किसान क्यों पिछड़ा हुआ, क्योंकि वो जब बच्चा था, जब स्टूडेंट था, तब उसको पढ़ाया लिखाया नहीं, सिखाया नहीं। और दूसरी बात है पढ़ने लिखने से दिमाग भी हमारा तेज होता है, शार्प होता है। दिमाग भी जो है, मैंने बोला ना कि जितना उसका इस्तेमाल किया जाएगा उतना वो तेज होता चला जाता है, और जितना उसको ढीला छोड़ दीजिए, जैसे जस्ट लाइक एक कोई धारदार चीज की तरह, कि जैसे चाकू है, तल जितना इस्तेमाल होगा उतना वो शार्प रहेगा हमेशा, और उसको छोड़ दीजिएगा, रख दीजिएगा, तो धीरे धीरे उसका धार खराब हो जाता है। और एक खराब धार वाला भी है, लेकिन उसको अगर यूज करते रहेंगे लगातार तो फिर वो धीरे धीरे शार्प हो जाता है अपने आप। तो वही हाल हमारा एज ए पर्सन भी, हम अपने दिमाग को जितना इस्तेमाल पढ़ने लिखने में लगाएंगे, ध्यान उसका इस्तेमाल करेंगे, काम करेंगे, होमवर्क करेंगे, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। मैंने बोला आपको, देखिए अब आप, हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें सिविल सर्विस एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा माइंड उतना शार्प होता जाएगा, हमारा नॉलेज कंसेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा, शार्पनेस उसका बढ़ता जाएगा, क्वालिटी बढ़ता जाएगा। ऐसे मैंने बोला इंटरव्यू में हमें बोलना होता है, तो बोलने का भी हमें प्रैक्टिस करना होता है। जितना हम बोल के चीज़ों को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, हमारा एक्सप्रेशन उतना ही क्लियर होता है, हमारी ज़बान साफ होती जाती है। नहीं तो लोग बोलते हैं मुंह में आवाज़ कुछ अजीब सा निकलता है, शब्द कुछ सामने वाले को समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपका ज़बान साफ होता जाता है, आपके वर्ड्स क्लियर होते जाते हैं, दिमाग में वर्ड्स सेंटेंसेस बैठते चले जाते हैं, आप तुरंत तेज़ी से जल्दी जल्दी बता सकते हैं चीज़ों। तो हर चीज़ में प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन, आईएएस का चाबी जो है मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। प्रिपेयर करिए और प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, यही जीवन में सफलता का है। यहाँ भी यही है, द्रोणाचार्य ने भी यही अर्जुन को सिखाया था।
तो द्रोणाचार्य और अर्जुन की हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो वो ऐसा नहीं कि कोई कहानी है, दैट इज़ अ रियल स्टोरी अबाउट डेली लाइफ। आज के समय में भी वही हाल है। तो वो चीज़ों को अगर हम आज समझ सके तो लोग खाली उसको एज ए स्टोरी देख लेता है, खुश हो जाता है देख। तो आज के किसान को भी अगर हम एग्रीकल्चर, देखिए ये मैंने बहुत सी बातें आपको बताई, इसको आपको लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, और ध्यान रखिएगा। तो किसान को भी हमें आज जैसे डेवलप करना है, तो ठीक है, जो आज ऑलरेडी किसान का काम कर रहा है उसको तो जितना कर सकते हैं करें, लेकिन अगर आगे हम चाहें कि जो आगे हमारा ग्रोथ हो तो उसके लिए हमें स्कूल लेवल पर ही उसको डील करना हो। पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो उसको स्कूल लेवल पर ही हमको डील करना हो, वहीं उसको सही एजुकेशन देना होगा, क्वालिटी एजुकेशन देना होगा जो उसको देना है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो, रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर हो, ये सब चीज़ें जो हमें, एक इसमें प्रोवर्ब है, देखिए प्रोवर्ब याद आया, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। हम लोग को बचपन में पढ़े थे, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। यानी अगर कपड़े में कहीं कोई कट लग गया हो तो उसको अगर हम सिल दें तो आगे चल के वैसा 9 बार सिलाई करने से होता क्या है, कपड़े में थोड़ा सा कहीं कट लग गया, फट गया, हम उसको ध्यान नहीं दिए, फिर वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, और धीरे धीरे बड़ा होके फट ही जाएगा कपड़ा। लेकिन अगर छोटा सा जब कट लगा था, कहीं से सिलाई खुला था या कहीं फटा था, तो उसको उसी समय हम रिपेयर कर दिए रहते तो आगे वो डैमेज होने से बच जाता। ये इसका मतलब, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी एक स्टिच लगा दिया तो आगे 9 स्टिच को वो बचा देता है। सुन रहे हैं? यस सर। हाँ, हमको लगा सो गए क्या आज भी। नहीं, उस दिन माथा दर्द कर रहा था, खाली था, उसी की वजह से पूरा हॉस्पिटल। चलिए कोई बात नहीं। तो ये है कहने का मतलब कि देखिए, ये सब प्रोवर्ब भी हम बताते हैं, सब ध्यान से उसको कहीं आप लिख सकते हैं, बता, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सही समय पर अगर कार्रवाई किया जाए तो आगे चल के बड़ी कार्रवाई को वो रोक सकता है, नहीं तो एक छोटी सी चीज़ आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो जैसे जो भी हम समस्याएं फेस कर रहे हैं समाज के स्तर पर, वो जब वो समाज एक बच्चे के रूप में था, छोटा था, उस समय हमने उसको नहीं कार्रवाई ठीक से किया, तो आज वो बड़ी समस्याएं होकर हमारे सामने खड़ा हो रहा है। विशाल पॉपुलेशन, गरीबी, पिछड़ापन, क्योंकि हमने जब पढ़ाना था उसको ठीक से पढ़ाया नहीं। उस समय टीचर की कमी थी तो उसको हमने ध्यान नहीं दिया, किताब की उस समय कमी थी तो उसको ध्यान नहीं दिया, तो आगे चल के वो बड़ा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। वही बच्चा आगे चल के समाज बन रहा है। तो एजुकेशन, इसीलिए एजुकेशन को इतना हम लोग ये करते हैं, और इसीलिए सिविल सर्विस के लिए भी यही होता है कि क्या आपको जो एजुकेशन मिला है वो आपने उस एजुकेशन को सीरियसली लिया है कि नहीं, उसको ढंग से पढ़ा है कि नहीं, समझा है कि नहीं, सीखा है कि नहीं, और अपने दिमाग को आपने डेवलप किया है कि नहीं, अपने पर्सनैलिटी को, अपनी सोच को आपने डेवलप किया है कि नहीं, या नॉर्मल जो है सबकी तरह सोच है, जो वही वाली सोच है। हर कोई तो आइए सिविल सर्वेंट नहीं बनता है, 100 में 1 लोग बनते हैं, तो बाकी 99 तो दूसरा काम सब करेंगे, उनकी सोच तो अलग होगी। एक व्यक्ति की सोच अलग होगी, तो वो देखिए बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में थे लेकिन मोदी ही एक प्रधानमंत्री बना। कितने लोग पॉलिटिक्स में देखे होंगे, कितने भाजपा में भी कितने नेता, कितने सब लगे हुए, थोड़े मोदी अकेला मेहनत, बहुत लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? एक नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति बना, बहुत लोग लगा हुआ होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बना। कहाँ से? चाय बेचने से शुरुआत किया था, वहां से आया है आज। तो अपने आप में वो एक अचीवमेंट का कहानी है। लगातार देखिए 2 बार प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री नहीं बना, बने तो बहुत लोग। चरण सिंह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बने कि कभी लोकसभा ही नहीं जा पाए, एक बार भी जाने से पहले ही सरकार गिर गया, कभी लोकसभा देख ही नहीं पाए, क्योंकि सेशन में था नहीं लोकसभा, उसी समय उनको सपोर्ट के प्रधानमंत्री बनाया, और फिर कुछ दिन बाद सपोर्ट गिर गया, चले गए प्रधानमंत्री, सदन में कभी गए भी नहीं एक बार।
और बहुत लोग कुछ दिन की सरकार भी बनी, लेकिन ये ऐसा आदमी बना कि 2 बार लगातार सरकार और फिर हो सकता है तीसरी बार बन जाए। तो लगातार 3 बार बनने वाला जो है, मेरे ख्याल ये नेहरू के बाद यही होंगे, दूसरा या नेहरू भी 3 फुल टर्म नहीं पूरा किए थे, तीसरे टर्म में ही डेथ हो गया था, या तीसरे के बाद डेथ हुआ था, चौथे टर्म में शामिल, चौथा टर्म शुरू हुआ था शायद या नहीं हुआ था। तो इतिहास बनाने वाला कि भारत में इतिहास में ही जाना जाएगा भाई। मनमोहन सिंह 2 बार बन लिए थे बहुत, ये 2 बार भी तो भी कर दिया, अब लगातार तीसरी बार। तो नेहरू के बाद यही। तो ऐसा व्यक्ति देखिए कि कितने हम्बल बैकग्राउंड से आके इसने यहाँ, बहुत से लोग लगे होंगे लेकिन इसने अपना टारगेट पर ही रखा। आज का अर्जुन है ये भी जो। तो और ये क्या, इसको बताइए कि क्या फैसिलिटी मिल गई, बहुत क्या इसको बहुत क्या मिल गया था कि जो है ये प्रधानमंत्री बन गया। बताइए, मोदी के केस में जो पाया इसने अपनी मेहनत से पाया, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से पाया। इतना नहीं था कि बहुत साधारण परिवार से था, गरीब परिवार से था, तो इसको ना कोई सपोर्ट मिले, बहुत ही अपनी मेहनत से। तो आज वो प्रधानमंत्री है तो वो अपनी मेहनत, अपनी सोच से प्रधानमंत्री बना है। तो आपके सामने तो जीवंत एग्जाम्पल है और इस चीज से इंस्पिरेशन लेने का है कि हम भी उसी तरह अपना सोच, अपनी मेहनत, अपनी लगन अचीव कर सकते हैं। चलिए, थर्ड पॉइंट है हमारा, तो रैपिड। देखिए, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैंने इतना इसलिए आपको लेक्चर दिया कि इन बातों को आप समझ सके, आप इसको बहुत जगह जोड़ के लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं आगे चल जब आप सर्विस में होंगे। तो ये सब जो ये सब बाकी किताबी बातें हैं जो आपको हम लिखवा रहे हैं, ये सब पढ़ा रहे हैं, ये सब किताबी बातें हैं। हालांकि ये भी किताबी बातों में भी सबसे बढ़िया है, किताबों में भी बहुत कुछ लिखा मिले, उनमें सबसे बेस्ट है। लेकिन इनसे भी आगे बढ़ के मैं आपको रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स दे के और हर तरह का सिचुएशन समझा के मैं आपको, जो कि इट इज़ बियॉन्ड एनी इमेजिनेशन, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है, इसका किसी को अनुभव इतना नहीं है। आई हैव हैड अ वेरी थॉरो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक लाइफ, और मेरी समझ इतनी ज़्यादा हर विषयों पर पकड़ है, जिसके कारण मैं आपको इस तरह से सारी बातें जोड़ के समझा पाता हूँ। इट इज़ जस्ट इनवैल्यूएबल। तो इन बातों को आप समझ सकें, लिख सकें, बता सकें और अप्लाई कर सकें लाइफ में, इसके लिए ये किताबों से आगे बढ़ के मैं आपको ये बातें बताता हूँ जो रियल लाइफ एग्जाम्पल से होती है। देखिए, इतना सटीक एग्जाम्पल जो आज के डेट का है, ये आज के लोग हैं, के पाठक, मोदी या जो भी लोग हैं। तो राइट फ्रॉम द हिस्ट्री आपको मैंने महाभारत के समय का भी समझा दिया एग्जाम्पल, और आज का भी मैं आपको समझा दिया है। देखिए, थर्ड पॉइंट इज फ्लड कंट्रोल। अब हमने पढ़ा कि बिहार के पिछड़ेपन में फ्लड और ड्रॉट्स का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। हमारी इकोनॉमी पिछड़ी हुई है क्योंकि हर साल हमारे यहाँ बाढ़ आता है। बाढ़ आता है तो डैमेज एक तो बहुत करता है, उसके बाद जो है उसमें हमें उसको फिर उस डैमेज से रिकवर करने में हमारा बहुत रिसोर्सेज खर्च हो जाता है। और बहुत सारा लैंड ऐसा है कि जहाँ एग्रीकल्चर, नॉर्थ बिहार में एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं क्योंकि डूबा रहता है पानी में। तो फ्लड्स एक हमारी मेजर प्रॉब्लम है बिहार का। जैसे कोसी को कहते थे सौरो ऑफ बिहार, जब दामोदर था तो दामोदर को कहते थे, तो दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल भी कहते थे, और कोसी को सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक, बिहार का दुख कहा जाता था कि ये शोक की बात है, क्योंकि ये नदियाँ बाढ़ ले आती हैं जो बड़ी तबाही मचाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो थर्ड पॉइंट है फ्लड कंट्रोल। फ्लड इज वन ऑफ द मेजर हिंड्रेंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। देखिए, लिख दिया, कितना बढ़िया लाइन लिखा कि फ्लड इज
वन ऑफ द मेजर हिंड्रेंसेस, अड़चन इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहार के विकास। क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड्स एंड देयर इज लॉस ऑफ लाइफ टू। एक तो फसलें नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, और जान माल का भी नुकसान हो जाता है, बाढ़ में लोग मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं। मेनी ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। नॉर्थ बिहार की नदियां जो है वो बहुत सारी हिमालय से निकल के आती हैं। विद द हेल्प ऑफ नेपाल गवर्नमेंट फ्लड कंट्रोल कुड बी मेड सक्सेसफुल। तो नेपाल सरकार के साथ मिल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कर ही रहे हैं, हो भी रहा है। तो फ्लड्स को हम रोक सकते हैं बांध बना के। नेपाल सरकार से कोऑर्डिनेट करके हम बांध बनाने का काम जो कि चल भी रहा है और भी किया जा सकता है, तो उससे हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली द सदर्न बिहार इज इन द ग्रिप ऑफ famine। Unfortunately, the southern Bihar is in the grip of famine, which can be improved by adopting new techniques of irrigation। कहा जा रहा है कि जो साउथ बिहार है वो सूखे की चपेट में हमेशा आया रहता है, और जिसमें सुधार कैसे किया जा सकता है? बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के नए तरीकों का इस्तेमाल करके हम उसमें सुधार ला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ साउथ बिहार में बारिश कम होती है या पानी कम अवेलेबल है, तो उसको हम नए तरीकों का, अब जैसे होता क्या, किसान को जैसे आदत है नहर से काट के पानी पटाने का, वही वो करता रहेगा। अरे आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करो, आप इसका स्प्रिंकलर का यूज़ करो। जो मैंने बताया था कि एक तो होता है ड्रिप इरिगेशन, पाइप बिछा दिया जाता है, उससे बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है। दूसरा है कि स्प्रिंकलर, जो पानी फेंकता है दूर फव्वारे की तरह। तो नए तरीके जो हैं इनका इस्तेमाल कर, जिससे कम पानी से हम ज़्यादा उससे आउटपुट पा सकते हैं। कम पानी से हमारा काम हो जा सकता है, लेकिन वो किसान को सिखाने की ज़रूरत है, उसको उसके लिए फैसिलिटी देने की ज़रूरत है कि हाँ ये इस्तेमाल करें। तो वो अपना पुराना तरीका इस्तेमाल करते रहेगा कि पानी हमें नहर से आ रहा है और उसको कट के पटा रहे हैं उस तरह से, उस तरह उतना पानी तो है नहीं, और उसमें पानी बह जाता है ज़्यादा। इसलिए हमें नए तरीकों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। न्यू टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज्ड। तो उससे हम सूखे की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। इसी में एक आता है, देखिए कि आपको रिवर लिंक ये देखिए आपको करंट इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाया है हमने, रिवर लिंक प्रोग्राम। हम रिवर लिंकिंग का प्रोग्राम चल रहा है, तो जिन नदियों में बाढ़ आती है उनको उन नदियों से जोड़ा जा रहा है जहां पानी नहीं रहता है। इसमें क्या है कि जिन क्षेत्रों में पानी ज़्यादा रहता है वो उनका बाढ़ का समस्या दूर हो जाएगा, और दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में पानी नहीं रहता है वहाँ पानी की समस्या दूर हो जाएगी, पानी वहाँ अवेलेबल हो जाएगा अच्छा खासा। तो इसीलिए रिवर लिंकिंग स्कीम्स चल रही है, तो वो आपको यहाँ ऐड करना है। रिवर लिंकिंग स्कीम्स आपको इकोनॉमिक सर्वे में मैंने कई सारा बजट में भी कराया था, उसको दे दूंगा फिर से। रिवर लिंकिंग वहाँ जो जहाँ जहाँ काम चल रहा है बिहार में, जैसे एक तो चल रहा है जो लगभग चालू हो चुका है, कोसी और मेची रिवर को जोड़ने का। कोसी जिसमें बाढ़ आता है, और मेची एक रिवर है साउथ बिहार की जिसमें पानी नहीं रहता है, सूखा रहता है। तो इन दोनों का, या सोन और केन और बेतवा नदी को, इस तरह बहुत सारे रिवर लिंक्स जो बाढ़ आने वाली नदियों को जोड़ा जा रहा है जहाँ नदियाँ सूखी रहती हैं उनसे। तो सूखी हुई नदियों में पानी आ जाएगा और बाढ़ वाली नदियों का पानी निकल जाएगा, तो बाढ़ नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसमें फिर इशूज आ रहा है कि बाढ़ के फायदे भी होते हैं। बाढ़ के नुकसान ही नहीं है, बाढ़ के फायदे भी।
बाढ़ के फायदे ये होते हैं कि बाढ़ जब आती है तो वो दूर तक जो है वो फाइन एलुवियम, न्यू एलुवियम बिछा देती है, नई एलुवियम सॉइल बिछा देती है, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। उसके कारण वहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है। बाढ़ का फ़ायदा भी होता है। तो ये बाढ़ का फ़ायदा होता है कि जो वो प्लेन एरिया है, जो गंगा नदी का मैदान है, जो भी नदी जहाँ बाढ़ आता है तो वो उसको पूरा आसपास के मैदान को फर्टाइल बनाए रखता है। समझिए कि उसको विटामिन का डोज मिलता है हर बार जब बाढ़ आता है तो उस पर एक फ्रेश लेयर मिट्टी की बैठ जाती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। तो ये बाढ़ का फ़ायदा होता है। तो ये जब ये रिवर लिंकिंग प्रोग्राम का चल रहा है मुद्दा, तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट इस बात को उठा रहे हैं कि भाई अगर बाढ़ नहीं आएगा तो वहाँ की मिट्टी की उपज जो है वो कम होने लग जाए, क्योंकि बाढ़ आएगी नहीं। तो कुछ नुकसान भी होते हैं बाढ़ के और कुछ फ़ायदे भी होते हैं, तो उन सबको देख के हमें करना होता है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट में आप अधिकारी बनेंगे कल जो भी है, तो उसमें कोई भी स्कीम को बहुत सोच समझ के करना होता है, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। दिल्ली में क्या हुआ आज 80s के डेकेड में, 80 का दशक जब था, कि ग्रीनरी बढ़ाने के लिए वहाँ पेड़ लगाने के लिए क्या किया गया कि यूकलिप्टस के पेड़ जो है बहुत ज़्यादा लगा दिए गए। सफ़ेदा का पेड़ उसे कहते हैं, यूकलिप्टस है या क्या, सफ़ेदा, सफ़ेद रंग का उसका छाल लगता है, सफ़ेद सफ़ेद लंबे लंबे पेड़। तो जिस भी अधिकारी ने, जिसने भी फैसला किया, उसको पेड़ लगाने के तहत पूरे दिल्ली में सफ़ेदा के पेड़ लगा दिए गए। ये क्या है, बहुत हुआ क्या, किस लिए किया गया, क्योंकि ये पेड़ बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो बहुत जल्दी पेड़ तैयार हो जाता है इसका। तो इसलिए इसको लगाने का डिसीजन लिया गया कि भाई तुरंत दिखेगा कि सब जगह पेड़ लग गए हैं, पेड़ उग के बड़े हो जा रहे हैं, तो लोगों को फील होगा कि हाँ पेड़ लगा है, सरकार ने लगाया, तुरंत उसका इफेक्ट दिखेगा। तो सफ़ेदा के पेड़ दिल्ली में भर दिए गए, हर पार्क में, हर जगह जहाँ भी खाली जगह सफ़ेदा के पेड़। इसने क्या किया, पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है उसका, लेकिन उसका नुकसान क्या है, पानी बहुत ज़्यादा लेता है। एक पेड़ जो है वो मैंने फिगर पढ़ा था कुछ कि कितना दिन में, तो 1000 गैलन पानी लेता है। और ये पेड़ इसलिए बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, पानी बहुत, और दूसरी इनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि दे आर इम्पॉसिबल टू रिमूव, उनको हटाना इम्पॉसिबल होता है, बहुत गहरी जड़ें इनकी होती हैं। तो ये जब लगाया गया, इन्होंने इतना ज़्यादा तेज़ी से, आज दिल्ली में जहाँ जाइए आपको सफ़ेदा का पेड़ दिखेगा, जिस पार्क में चले जाइए, जहाँ चले जाइए रोड किनारे सफ़ेदा का पेड़ आपको मिलेगा। अब बहुत लंबे लंबे विशाल, हमारी बिल्डिंग से भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। इन्होंने नुकसान क्या किया, दिल्ली का वाटर टेबल को डाउन कर दिया। इतना पानी पिया, इतना पानी पिया, नॉर्मल पेड़ से 100 गुना पानी ज़्यादा पीता है। इतना पानी चूस लिया जमीन का कि दिल्ली का वाटर टेबल डाउन हो गया। पानी की आज देखिए क्या किल्लत हुई पड़ी है दिल्ली। और अब इन पेड़ों को जब रियलाइज़ किया गया तब तक काफ़ी लेट हो चुका था इसका इफेक्ट, क्योंकि इफेक्ट तुरंत रियलाइज़ नहीं होता है। जब 20 साल गुजर गए, 15-20 साल हो गए, इसका इफेक्ट जब देखने को मिला एनवायरमेंट, तब अब इनको हटाना पॉसिबल नहीं है। एक तो इतने विशाल पेड़ होते हैं, ऊपर से काट तो लीजिएगा मान लीजिए पेड़ को, लेकिन उसको, उसकी जड़ इतनी गहरी होती है कि उसको आप हटा नहीं सकते हैं। तो आज ये दिल्ली में एक परमानेंट फीचर की तरह बन गए। जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है, वैसे ही दिल्ली में सफ़ेदा का पेड़ है। और इस कारण पानी की इतनी क्राइसिस है दिल्ली में, ये भी एक बड़ा कारण। ये बहुत ज़्यादा पानी पीता है, नॉर्मल पेड़ से 100 गुना ज़्यादा पानी पीता है, और तेज़ी से ग्रो भी करता है। जहाँ एक साधारण पेड़ जितना देर में 6 फीट ग्रो करेगा, जितना दिन में, उतना दिन में ये 20 फीट ग्रो कर जाता है। तो अब मैंने बोला कि हर स्कीम का अपना फ़ायदा और नुकसान है। कोई अधिकारी लोग रहे होंगे जो उस स्कीम को भी लागू किए होंगे, लेकिन वो दिल्ली के लिए बड़ा ही खतरनाक हो गया। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा तो सरकार की तुरंत वाहवाही मिलेगी कि वाह कितने पेड़ लगा दिए हैं चारों तरफ दिल्ली में। लेकिन उसका नुकसान जो ज़मीन के अंदर नहीं दिख रहा था, उसको कोई नहीं देखा कि पानी कितना पी रहा है नीचे से, वाटर टेबल डाउन कर दिया वहाँ।
पानी की समस्या सब भुगत रहे हैं। तो यही मैं बता रहा हूँ कि आपको हर चीज़ को जानने की ज़रूरत है, और उसी को आप यहाँ अभी आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो पॉजिटिव भी हमें जानना है, नेगेटिव भी जानना है, ताकि कल को अगर हम उसको अप्लाई करें तो हमसे इस तरह की गलती नहीं हो जैसी कि आज हुई। सो दिस फ्लड एंड फेमिन, इनका उपाय जो है किया भी जा रहा है, जो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन के रूप में कि रिवर लिंकिंग प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उससे फेमिन और फ्लड दोनों को हैंडल किया जा सकता है। एक तरफ फ्लड कंट्रोल होगा, दूसरी तरफ फेमिन की हालत जो है सुधार हो। तो इन सब ये जो आंसर है, इसमें जो पॉइंट्स हैं, इसमें आपको ये सब किताबी सब पॉइंट्स, मतलब हालांकि किताबी नहीं, काफ़ी इसमें है लेकिन थोड़ा पुराना है और उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आपको मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको जो है, जो अभी इकोनॉमिक सर्वे से इन सब में आंसर्स को पॉइंट जोड़ना होगा। इन सब में पॉइंट्स जो है आपको एडिशनल जोड़ना होगा आज के करंट जो कि इकोनॉमिक सर्वे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे का क्या इंपॉर्टेंस। और कुछ लोग को पढ़ाने पर इकोनॉमिक सर्वे गार्जियन से कहलवाते हैं कि सर क्यों इतना पढ़ा रहे हैं, तो कोई बच्चा इतना पढ़ता नहीं है, कोई बोलता नहीं है कि सब इतना पढ़ने का ज़रूरत है। तो ये तो हमारी सोच है कि हम बच्चे के लिए क्या सोचते हैं, उस तरह से। अब बच्चे की सोच है कि वो किस तरह से पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो उस तरह से उसकी सोच होती है। चलिए आज इतना ही रखते हैं अभिषेक। इसमें आप कोशिश कीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे तो आपको हम शायद लेटेस्ट दे ही दिए थे, तो इकोनॉमिक सर्वे में जो है इनके पॉइंट्स आप जो है चैप्टर एक बार पलट के देखिएगा, जो जो टॉपिक बात किए, जैसे पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन वाले चैप्टर में जाके उसको थोड़ा उसका शुरू में एक इटैलिक्स में जो है चैप्टर के शुरुआत में दिया रहता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का, उसको पढ़ेंगे। तो जैसे पॉपुलेशन वाला पॉइंट पढ़ाया तो उसमें जाके पॉपुलेशन वाला चैप्टर देखेंगे। एग्रीकल्चर की बात हमने कही तो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर जाके देखेंगे। फ्लड कंट्रोल की बात कही तो जिस चैप्टर में फ्लड कंट्रोल है वहाँ जाके देखेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप वहाँ से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। नए पॉइंट मैं कोशिश करूँगा कि अगर कुछ समय मिले तो आपको हाईलाइट करके भेज दूँ उनसे जुड़ा हुआ। तो आप इकोनॉमिक सर्वे का सॉफ्ट कॉपी होगा आपके पास, तो उसमें इन चैप्टर्स को खोल देखिए। ये तरीका है यूज़ करने का इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़ा जाए। इकोनॉमिक सर्वे अलग से पढ़ने का नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे ऐसे टच कंसल्ट करते रहने पर, जो आप पढ़ रहे टॉपिक उससे जुड़ा हुआ लेटेस्ट क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है, उसको आप वहाँ देख लिए, पढ़ लिए, क्योंकि वो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स उसमें दिया रहता है कि पिछले साल क्या क्या हुआ, पिछले साल तक क्या क्या किए गए, और अगले साल करने की क्या, इस साल करने की क्या ज़रूरत है। तो उसको आप वहाँ उसको देखिएगा, कोशिश कीजिएगा उससे पॉइंट्स जो है निकालने का, समझने का।